स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी हमारा इतना पावरफुल टूल है कि भैया इसकी हेल्प से हम कुछ भी कर सकते हैं। जब आप इनको अच्छे से पढ़ोगे ना तो आपको इनकी शक्तियों के बारे में पता चलेगा और आपके जो कॉन्सेप्ट है और बाप लेवल चले जाएंगे। भैया एक छोटा सा टीजर दे दो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। मान लो आपके पास n नंबर्स गिवन है। कितने नंबर? n नंबर्स। और मैं आपके सामने एक नंबर लेके आऊं 37 और मैं आपको सिंपल ये पूछ रहा हूं क्या ये 37 इन n नंबर के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो बताइए आपको कितना टाइम लगेगा इसका आंसर देने में। तो आप बोलोगे भैया अगर मेरे पास जो n नंबर्स गिवन है और अगर वो सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है तो मुझे ऑर्डर ऑफ n टाइम लग सकता है। सही बात है, लेकिन वहीं अगर ये मेरे पास सॉर्टेड फॉर्म में होंगे तो मुझे इसका आंसर देने में लगेगा log n टाइम, क्योंकि वहां पे मैं क्या लगा सकता हूं, बाइनरी सर्च लगा सकता हूं 37 को ढूंढने के लिए। अब हम जाएंगे इसके एक लेवल अप, जहां पे हम HTL को यूज करेंगे। जब हम HTL यूज करेंगे, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरीज को यूज कर रहे होंगे, वहीं पे हमें इस आंसर को देने में मात्र कांस्टेंट टाइम लगेगा। जी हां, कांस्टेंट टाइम में बता सकता हूं कि 37 इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इसकी पावर कितनी है। इसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, पहले n था फिर log n है, log n से सीधा कांस्टेंट टाइम पे ले आया। और हमारे जो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे HTL की हेल्प से, तो भैया हम बहुत सारी प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर रहे होंगे इस टूल की हेल्प से। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो भैया इसके बारे में अच्छे से समझा दीजिए। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारी ओरिजिनल C++ है, HTL उसका पार्ट नहीं है। इसको हम प्रोग्रामर ने, कोडर्स ने ही इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि C++ को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया जाए। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो भैया जो भी इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी HTL की, कि कैसे ये इस काम को कर पा रहा है कांस्टेंट टाइम में, क्या एल्गोरिथम यूज किए गए हैं, ये सब कुछ प्रोग्रामर ने बनाया है। ये C++ का पार्ट नहीं था, ये बाद में कोडर ने इंट्रोड्यूस करा और इससे उनकी कोडिंग की जो जर्नी है वो बहुत आसान बन गई। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शुभ काम, वीडियो को लाइक कर दो। जी हां, आज आपको सब कुछ चमकने वाला है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेयर। भैया पेयर क्या होता है अभी बताते हैं। देखो पेयर मेरा सिंपली एक कंटेनर है। कंटेनर मतलब जो डेटा को स्टोर करके रख रहा है, बस ये समझ लो। पेयर नाम ही क्या है, पेयर है। और ये हो गया मेरा नेम ऑफ पेयर। देखो पेयर मेरा कुछ ऐसा दिखता है। पेयर मतलब किसी दो चीज को एक साथ रख दो, यही होता है ना पेयर मतलब। इनकी पेयरिंग कर दो, जोड़े जोड़े। हाँ जी, तो वही ये करता है। पेयर टाइप 1 टाइप 2 नेम ऑफ पेयर। भैया इसे तो समझ नहीं है, अभी आएगा। मान लो मेरा नाम है रोहित। मानना क्या है भैया, नाम तो आपका रोहित ही है और मेरे मार्क्स है 30 मेरे मार्क्स हैं। इन दोनों ही डेटा को मुझे एक साथ स्टोर करके रखना है, मतलब इनको पेयर में स्टोर करके रखना है एक साथ। तो कैसे रख सकता हूं? देखो इसको रखना बहुत ही आसान काम है। मुझे सिंपल ये देखना है ये रोहित किस टाइप का होगा, बताइए। भैया ये होगा स्ट्रिंग टाइप का, और ये 30 ये हो जाएगा मेरा इंटीजर टाइप का। तो जब मैं इनका पेयर बनाने की कोशिश करूंगा कि ये जोड़े में रहे, एक साथ रहे, जैसे कौन रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं पेयर में, है ना, हमारे मम्मी पापा पेयर में रहते हैं, वैसे ही सेम काम। तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा पेयर टाइप 1। इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। हाँ जी, तो स्ट्रिंग मैं इसको इस तरीके से डिक्लेयर करूंगा पहले। दूसरे का टाइप क्या है, इंटीजर, तो कॉमा इंटीजर। और नेम ऑफ पेयर, इस पेयर का जो भी मैं नाम देना चाहता हूं, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया पी। क्लियर है? हाँ जी। अब मुझे इसके अंदर डेटा को स्टोर कराना पड़ेगा। अब तो सिर्फ डिक्लेयर किया ना, हाँ जी, अब डेटा को स्टोर कराना पड़ेगा, इंसर्ट वगैरह कराना पड़ेगा। कैसे करा सकता हूं? तो देखो मेरे पास दो तरीके। पहला तरीका P इक्वल टू, मैं यहां पे लिखूंगा मेक पेयर, कि भैया पेयर बना दो किसका, रोहित कॉमा 30 का, ताकि ये एक साथ स्टोर हो पाए। क्लियर है? ये है मेरे पास फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड क्या है, देखो इस तरीके से आप पेयर को बना सकते हो। क्लियर? हाँ जी, तो 30 रोहित और 30 एक साथ रहेंगे। क्लियर? दूसरा तरीका है, मैं इसको बोल सकता हूं फर्स्ट, इसको बोल सकता हूं सेकंड। तो मुझे दूसरा तरीका है कि पी डॉट फर्स्ट के अंदर डाल दो रोहित को, और पी डॉट सेकंड के अंदर डाल दीजिए किसको, मेरे 30 को।
तो इससे भी मेरा पेयर ही क्रिएट होगा। या तो आप इस मेथड से कर लो या आप इस मेथड से कर लो, किसी भी मेथड से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है कि पी डॉट फर्स्ट में रोहित डाल दिया, पी डॉट सेकंड में 30 को डाल दिया। अब आप खुद सोचिए इसकी जो इंप्लीमेंटेशन होगी वो किस तरीके से हुई होगी। इंप्लीमेंट तो किया होगा ना इसको किसी तरीके से। हाँ जी, किस पेयर आपको किस टाइप का लग रहा है? मैं कभी भी करता था पहले कि कुछ सिमिलर टाइप के डेटा को एक साथ रख दो। हाँ जी, मैं देख पा रहा हूं कि अगर इन दोनों को मुझे एक साथ रखना है तो मेरे पास एक और ऑप्शन होता था, क्लास का। होता था नहीं होता था? हाँ जी होता था। हाँ जी, तो भैया जो मेरी पेयर की इंप्लीमेंटेशन है उसको मैं क्लास की हेल्प से भी इंप्लीमेंट करा सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी, जो पेयर की जो एक्चुअल में जो इंप्लीमेंटेशन होगी वो क्लास की हेल्प से हुई होगी या फिर उन्होंने कुछ और अपने तरीके से किया होगा। क्लियर? मैंने कहा ना ये मेरा स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस का पार्ट नहीं है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? कोडर्स ने इंट्रोड्यूस करा है। तो वो अपने हिसाब से हम इसको कैसे भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, इसको मुझे देखने की जरूरत नहीं है इंप्लीमेंट कैसे हुआ होगा। लेकिन अगर आपको कोई इंटरव्यू पूछ ले कि एक्चुअल में इंप्लीमेंट कैसे होगा तो आप बोल सकते हैं मैं इसको क्लास की हेल्प से कर सकता हूं। मान लो क्लास की हेल्प से कैसे कि मैं क्लास, हाँ जी, और यहां पे लिख देता हूं इस क्लास का नाम देता हूं ऐड। तो ऐसे ही कुछ दिख रहा होगा कि पब्लिक, हाँ जी, तो स्ट्रिंग फर्स्ट इंटीजर सेकंड, ऐसे करके ये कुछ इंप्लीमेंट हुआ होगा। क्लियर? फिर जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया होगा ऐड का, मान लो उसका नाम मैंने पी रखा है, तो पी डॉट फर्स्ट में रोहित को डाल दिया और पी डॉट सेकंड में 30 को डाल दिया। इस तरीके से आपको इंप्लीमेंटेशन भी पता चल गई। सिंपल है या नहीं है? हाँ जी भैया सिंपल है। तो मतलब अगर मुझे कुछ डेटा को एक साथ रखना है तो वहां पे मैं किसका यूज कर सकता हूं? पेयर का। आप क्लास का भी यूज कर सकते हैं पर इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, उससे बड़ी ये छोटा सा दिखता है, फटाफट बनाओ और अपने काम को कंप्लीट करो। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो एक काम करते हैं, अपने कोड पार्ट पे चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। और आपके माइंड में एक और डाउट होगा कि भैया यहां पे तो मैं और भी चीजें कर सकता था, यहां पे सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, अगर मुझे 4-5 करना हो तो क्लास में तो मेरे पास ऑप्शन है ना। मान लो स्ट्रिंग फर्स्ट इंटीजर सेकंड और फिर मुझे एक और को स्टोर कराना है, उसकी एज को भी स्टोर कराना है या फिर कुछ भी स्टोर कराना है, उसके लिए क्या करूंगा? क्या वो पेयर की हेल्प से हो सकता है इंप्लीमेंट? मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, वो चीज में इंप्लीमेंट करा के दे सकता हूं। हम नहीं लिखते थे क्लास पर्सन, कोई पर्सन नाम का है ऐसे करके, पब्लिक, उसकी एज, नेम, ऐसे करके वेट, हाइट, ये सब कुछ स्टोर कराना, अगर ये सब कुछ तो क्लास से तो हो जाता है। मैंने कहा वो पेयर से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करते हैं, कोड पार्ट पे चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। चलो पेयर को इंप्लीमेंट कराना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पेयर को इंक्लूड कराना पड़ेगा ताकि मैं उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पाऊं। क्लियर? हाँ जी। अब देखो अभी मैंने लिखा यहाँ पे हैश इंक्लूड पेयर, फिर मुझे लिस्ट, फिर आगे जाके मैं सेट पढ़ूंगा, मैप पढ़ूंगा, बहुत सारी चीजें पढ़ूंगा। तो हर किसी के लिए मुझे इंडिविजुअली इंक्लूड कराना पड़ेगा। तो उसको ना करते हुए मैं यहाँ पे सीधा ये लिख सकता हूँ बिट्स std++.h। आप सीधे इस लाइब्रेरी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। अब आपको इंडिविजुअली हर किसी के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके VS कोड में ये नहीं चलेगा, तो आपको सिंपली एक यूट्यूब वीडियो देख लो। अगर आप विंडोज चलाते हो तो आप देख लो कि इसको मैं इंक्लूड कैसे करा सकता हूं। अगर आप मैकबुक चलाते हो तो उसके लिए भी वीडियोस ऑनलाइन प्रेजेंट है, 5-10 मिनट की वीडियो है, तो आप इसको इंक्लूड करवा दोगे। क्लियर? हाँ जी। चलो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं इंटरमेन से। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि या तो आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लो, अगर आपके VS कोड में ना चले तो आप ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हैं, वहां पे आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पेयर, तो मुझे किस टाइप का चाहिए था? स्ट्रिंग कॉमा इंटीजर, तो मैंने नाम दे दिया इसका पी। अब यहां पे मुझे पास पता है कि मेरे पास 2 तरीके हैं। कौन से तरीके हैं? 2 मेथड इसके अंदर इंसर्ट करवाने के। तो पहला मेथड है कि p इक्वल टू क्या लिखूंगा? मेक पेयर, और यहां पे मैं डाल सकता हूं रोहित कॉमा 30। क्लियर? हाँ जी। अब अगर मुझे प्रिंट कराना हो कि भैया क्या इस p के अंदर एक्चुअल में ये रोहित 30 गए हैं या नहीं गए हैं, तो मैं प्रिंट भी करा सकता हूं कि सी आउट p डॉट। तो देखो अगर मैं सीधा p को प्रिंट कराऊंगा तो क्या वो प्रिंट होगा? एरर मारेगा। क्यों? क्योंकि भैया आप सीधा ऐसा नहीं करा सकते। p डॉट फर्स्ट अगर मैं लिखूंगा फिर वो प्रिंट होगा। तो अगर मैं p डॉट फर्स्ट करता हूं
तो पी डॉट फर्स्ट में रोहित प्रिंट हुआ है। सेम अगर मैं पी डॉट सेकेंड लिखता हूं तो फिर कौन प्रिंट होगा, सेकेंड वैल्यू। तो देखो रोहित और 30 दोनों प्रिंट हो चुके हैं। तो फर्स्ट मतलब ये रोहित और सेकंड मतलब ये 30। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया मुझे 3 वैल्यूज को स्टोर कराना है, पेयर के अंदर 3 वैल्यूज मुझे चाहिए, कि मतलब मुझे अपना नाम, हाँ जी, और अपनी एज और अपना वेट, ये तीनों ही चीज पेयर के अंदर डालनी है। लेकिन भैया पेयर के अंदर तो एक साथ में हम 2 ही चीजें डाल सकते हैं, ये 3 चीजें हम कैसे डालेंगे? तो देखो इसको करना भी आसान है। पहले हम एक और मेथड सीख लेते हैं इसी को करने का, सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। इसको पहले कमेंट डाउन कर लेता हूं, ठीक। आप वैल्यू को ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं कि पी डॉट फर्स्ट रोहित और पी डॉट सेकंड 30 प्रिंट कराओगे, सेम वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? दोनों मेथड हमें क्लियर हो चुके हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले में, इसको भी कमेंट डाउन मैं कर लेता हूं। अब नेक्स्ट कि भैया मुझे नेम, एज और वेट, इन तीनों को पेयर के अंदर डालना है। कैसे डालूंगा भैया? पेयर के अंदर तो सिर्फ 2 ही वैल्यू आती है। तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी बात मैं करता हूं। तो मैं कर लेता हूं, एक मैं नेम ले लेता हूं, हाँ जी, और एज और वेट का ये एक अलग पेयर बना लेता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, एक नेम हो गया फर्स्ट वाली, हाँ जी, ये जो है इनको मैं एक साथ देके इनका पेयर बना लेता हूं। मतलब ऐसा कुछ कि पेयर, हाँ जी, ये नेम किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग, कॉमा, फिर अगला कौन सा होगा, मुझे इन दोनों को एक साथ डालना है। क्लियर? तो इनका मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक पेयर बनाना पड़ेगा। तो वही मैं लिख रहा हूं कि पेयर एज का है मेरा इंट और वेट का भी है मेरा इंट, इस तरीके से। क्लियर है? हाँ जी भैया, इस तरीके से मैं इसको बना सकता हूं। मैंने क्या करा, ये नेम दिखा रहा है इस स्ट्रिंग वाले को, और एज और वेट का मैंने एक पेयर बना लिया, हाँ जी। तो ये हो गई इसकी सेकंड वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू हो गई, ये सेकंड वैल्यू हो गई, और ये जो सेकंड वैल्यू है इसका फर्स्ट ये है और सेकंड ये है। इस तरीके से मैं बना सकता हूं। क्लियर ये चीज? हाँ जी। अब यहां पे भी सेम काम मैं करवा सकता हूं कि भैया पी डॉट फर्स्ट के अंदर मैं नाम डालना चाहता हूं रोहित, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट वाला जो मैं नेम है। क्लियर? हाँ जी। अब एज को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, इस एज को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे इस पे जाना पड़ेगा, हाँ जी। इस पे कैसे जाऊंगा, सिंपल है, पी डॉट सेकंड, हाँ जी। अब मैं इस पे आ चुका हूं। अब इसकी किस वैल्यू को कराना है, मुझे किसको इनिशियलाइज कराना है, इस फर्स्ट वैल्यू को। तो वही मुझे यहां पे लिखना है, डॉट फर्स्ट। क्या एज डालनी है, 25 डाल दिया। अब मुझे वेट वाले को डालना है, तो वेट वाले को कैसे डालूंगा, इसको कैसे एक्सेस करूंगा, तो सबसे पहले मुझे इस पे जाना पड़ेगा, हाँ जी। इस पे कैसे जाऊंगा भैया, पी डॉट सेकंड, हाँ जी। फिर मुझे उसकी सेकंड वैल्यू पे जाना है, तो लीजिए डॉट सेकंड, वेट डाल देते हम 80, इस तरीके से। आई होप आपको ये क्लियर होगा, हाँ जी। अब जब आप प्रिंट कराओगे तो आप ऐसे ही प्रिंट कराओगे कि पी डॉट फर्स्ट, पी डॉट सेकंड का फर्स्ट और पी डॉट सेकंड का सेकंड, उसी ऑर्डर में। प्रिंट कराते हैं तो देखो सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है, रोहित 25 और 80। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करा। आई होप आपको ये क्लियर होगा, हाँ जी। तो एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है, इसी वैल्यू को इंसर्ट करवाने का। तो देखो p इक्वल टू मेक पेयर, मेक पेयर का मैं यूज करूंगा, हाँ जी, कि पेयर बना दो किस किस का, कि रोहित कॉमा, मुझे पता है एज और वेट को एक साथ देना है तो इसका अलग पेयर बनेगा। तो यहां पे भी मैं सेम करूंगा कि मेक पेयर, और उसमें अब डाल दूंगा किसको, 25 कॉमा 80 को, इस तरीके से। इसको क्लियर करते हैं और इसको प्रिंट करवाते हैं। तो देखो रोहित 25 और 80 मेरा प्रिंट हो गया। आई होप आपको ये दोनों ही मेथड क्लियर होंगे। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया क्या मैं नेम और एज का पेयर बनाऊं और वेट को अलग रखूं, क्या ये मैं कर सकता हूं? मतलब मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं इसको, पेयर, तो मुझे पता है ये पहली वाली वैल्यू फर्स्ट होगी, हाँ जी, कि ये टाइप 1 कॉमा टाइप 2 ऐसे करके होगा कुछ, ऐसी तो गई, हाँ जी। तो ये जो टाइप 1 है, ठीक है, इसमें मैं नेम एज का क्या पेयर बना सकता हूं और वेट को अलग लिखूं? मैंने कहा वो भी मैं कर सकता हूं। कैसे? मुझे पता है नेम एज को मुझे एक पेयर पे लेना है, तो पेयर वो स्ट्रिंग टाइप का है, कॉमा
दूसरा इंटीजर टाइप का है, तो ये दोनों एक साथ आ गए। और कॉमा वेट, वेट वाला का टाइप क्या है? इंटीजर। अब इसका नाम पी पड़ चुका है। क्लियर? हाँ जी भैया, इसको मैं कमेंट डाउन कर देता हूं ताकि ये अच्छे से दिखे। तो भैया यहां पे मैंने इसको लिख दिया कि भैया पहले पेयर बनाओ, किसका? नेम और एज का। तो नेम एज का पेयर बना, सेकंड वैल्यू हो गई उसकी वेट जो है इंटर टाइप का। इस तरीके से मैंने इसको क्रिएट किया है। आई होप आपको क्लियर होगा, ये क्लियरिटी आपको आ चुकी होगी। अब इसमें भी सेम काम होगा। अब यहां पे मैं ऐसा नहीं कर सकता जो मैंने अभी यहां पे करा था। तो यहां पे मैंने क्या करना है कि भैया p इक्वल टू मेक पेयर। सबसे पहले किसका पेयर बनेगा? ये स्ट्रिंग और इंट वाले का। तो भैया मेक पेयर, तो मैं लिख देता हूं रोहित कॉमा 25 कॉमा 80, इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी। अब यहां पे भी सेम काम होगा कि अगर मुझे इस वाली वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा? मुझे पता है ये फर्स्ट है, हाँ जी, तो p डॉट फर्स्ट का फर्स्ट, इंट वाले को करना है तो p डॉट फर्स्ट का सेकंड, इसको एक्सेस करना है तो इसको तो मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूं p डॉट सेकंड करके। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहां पे भी मैं उसको इसी हिसाब से लिख लेता हूं, फर्स्ट का सेकंड और p डॉट सेकंड। ओके, इसने कुछ एरर फेंका है मुझे। ओके, ये गलत चला गया, कॉमा 25। चलिए अब ये सही है। रन किया और हमारा कोड आराम से रन हो गया। रोहित 25 और 80 मेरा पेयर की हेल्प से एग्जीक्यूट हो गया। अब ऐसी अगर आपको 4 वैल्यू को करना हो तो आप उसका भी कर सकते हैं, 5 वैल्यू को करना है उसका भी कर सकते हो। 4 वैल्यू के लिए क्या होगा? मान लो नेम, एज, वेट और फिर आपने ले लिया यहां पे मनी। तो आप यहां पे क्या कर सकते हो? नेम और एज का एक पेयर बना दो और वेट और मनी का एक पेयर बना दो। तो ये वाला भी पेयर टाइप का, दूसरा वाला भी पेयर टाइप का, और उस सब का भी एक पेयर। इस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ऐसी 5, 6 जितने भी आपको इंप्लीमेंट कराने आप हर किसी को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। आई होप आपको पेयर अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब सेकंड हमारे पास लिस्ट। क्या है? लिस्ट है। इसको तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। ये लिस्ट क्या है? लिस्ट कुछ नहीं है, हम लिंक लिस्ट यूज करते थे, हाँ जी, उसका ही शॉर्ट फॉर्म इन्होंने लिस्ट लिख दिया। और कौन सी लिस्ट है ये हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट। और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे? मान लो मुझे अपनी लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है, 30, 50, 70, 80 इनको स्टोर कराना है अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। तो हम कैसे करवाते थे? पहले ये नोड क्रिएट करो, ठीक, हाँ जी, फिर 50 को, फिर 70 को और फिर 80 को। इसको करने में बहुत टाइम लगता है, लगता है नहीं लगता? अगर आपको इसको क्लियर करना है, हाँ जी, पहले क्लास बनाओ नोड नाम की, फिर डेटा को डालो, फिर इंसर्ट करवाओ, ऐसे करके एक के बाद एक, बहुत टाइम लग जाता है। हाँ जी भैया, तो मैंने कहा ये काम एचटीएल की हेल्प से हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले में क्लास का किया था ना, हाँ जी, पूरी क्लास लिखनी एकदम से कर देना, वैसे यहां पे भी होता है। कैसे? देखो, आपको लिखना लिस्ट, हाँ जी, लिस्ट में किस टाइप के नंबर को आप डालना चाहते हो, टाइप, इंटीजर डालना है, कैरेक्टर डालना है, जो डालना है वो आप डाल सकते हो, और उसका नाम, नेम ऑफ लिस्ट, बस ये आपको कर देना है। क्लियर? हाँ जी। अब इसमें मान लो मुझे ये वाले इस टाइप के चाहिए, मुझे लिस्ट इस टाइप के चाहिए, तो मैं लिख दूंगा लिस्ट किस टाइप के चाहिए, इंटीजर टाइप के, इंटीजर, और इसका नाम मैं L1 दे देता हूं। क्लियर है? हाँ जी। अब यहां पे भी सिंपल से बेसिक ऑपरेशन मेरे होते हैं। कौन कौन से? पुश बैक, कोई डेटा को पुश करवाना, ठीक है, 30 को पुश कर दो, या फिर पुश फ्रंट, अगर मुझे अपनी लिस्ट के फ्रंट में पुश करवाना है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, मैं कहीं भी पुश करवा सकता हूं। तो अगर मैं ये लिखता हूं L1 डॉट पुश बैक, ऐसे करके L1 डॉट पुश बैक 30 को कर दो, तो एक लिस्ट ऐसे क्रिएट हो जाएगी और उसमें 30 चला जाएगा। फिर मैंने कह दिया L1 डॉट पुश बैक 50, तो एक 50 क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर? मान लो L1 डॉट पुश फ्रंट, फ्रंट में कराना है 20 को, तो ये कैसे हो जाएगा? सबसे आगे 20 आ जाएगा।
जैसे मेरी डबल लिंक लिस्ट होती ना, वही है इसका इंप्लीमेंटेशन। बस मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इन ऑपरेशन को अप्लाई करना है, ये काम खुद ब खुद होता रहेगा क्योंकि इनके इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो रखी है। बस इन टूल्स को मुझे यूज करना है, जो भी यहां पे ये वर्ड वगैरह दिए है, और इसके हेल्प से एक्चुअल में इंप्लीमेंट खुद हो रहे होंगे। देख लो कितना पावरफुल है। अगर आपको एक्चुअल में करना पड़ता, कितना बड़ा कोड लिखना पड़ता लिंक लिस्ट का, लिखना पड़ता नहीं लिखना पड़ता? हाँ जी भैया, लिखना पड़ता, टाइम लग जाता। हाँ जी, तो इस तरीके से मैं इसमें करवा सकता हूं। और सेम यहां पे भी जो हमने वहां पे करते थे, पॉप फ्रंट, अगर फ्रंट वाले एलिमेंट को हटाना है, या फिर पॉप बैक, या फिर लास्ट वाले एलिमेंट को हटाना है। क्लियर है? जैसे हम लिंक लिस्ट में करते थे कि भैया पहला वाला और लास्ट वाले को मैं इस तरीके से हटा सकता हूं डायरेक्ट, पहले वाले को पॉप फ्रंट करके और लास्ट वाले को पॉप बैक करके। क्लियर? हाँ जी। मुझे पता करना है कि फ्रंट में कौन सा एलिमेंट रखा गया है, तो मैं सीधा फ्रंट वाले का यूज कर सकता हूं ऐसे। अगर मुझे यहां पे बताना ना सी आउट L1 डॉट फ्रंट, फ्रंट में कौन सा एलिमेंट रखा गया है, तो फ्रंट वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा जो कि है 20। और लास्ट में कौन सा एलिमेंट रखा गया है वो भी मैं बता सकता हूं। हाँ जी भैया, L1 डॉट बैक। मुझे साइज पता करना हो, L1 डॉट साइज। मुझे पता करना हो एम्प्टी है या नहीं है, L1 डॉट एम्प्टी। तो देख रहे हो इसकी पावर कितनी है। मुझे ये पूरा कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, ये बस इनका यूज कर लो और आपको इंप्लीमेंटेशन ऑलरेडी उसने करके दे रखी है, आप सीधा इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। अगर आज के बाद आपको पूछे लिस्ट के बारे में, तो लिस्ट कैसे इंप्लीमेंट हुई होगी? डबल लिंक लिस्ट के द्वारा। अब ये सारे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट बिना इनको इंप्लीमेंट किए। क्लियर? और क्योंकि आपको इनके इंप्लीमेंटेशन भी पता है, अगर आपको कोई बोले कि लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट को क्रिएट करो और ये सारे ऑपरेशन अप्लाई करो, तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपको इंप्लीमेंटेशन आती है। पर हर जगह वो कोड थोड़ी लिखता रहोगे डबल लिंक लिस्ट का बैठ के और फिर जाके इंप्लीमेंट कर रहे हो। डायरेक्ट इसको यूज कर लो जब आपको ऑलरेडी आता है। हाँ जी, तो यहीं पे हमारा ये लिस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था कि आप डायरेक्ट इनको यूज कर सकते हैं। जो डबल लिंक लिस्ट की जो भी पावर्स है उनको डायरेक्ट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे अच्छे से क्लियर है। अब देखो लिस्ट जो है हम अक्सर यूज नहीं करते हैं, इन जनरल आप कर सकते हैं, मैंने कभी ज्यादा यूज किया नहीं है लिस्ट को, पर हमें पता होनी चाहिए होता क्या है। अगर यहां तक चमक गया है तो नीचे कमेंट डाउन कर दो कि भैया मुझे सब कुछ यहां पे चमक चुका है। तो चलो इसकी इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे चलते हैं। चलो अब लिस्ट के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट, मान लो मैं इंटीजर टाइप की बना रहा हूं, लिस्ट इंटीजर एल। अब लिस्ट के अंदर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एल डॉट पुश बैक, मैं 20 पुश हो गया। एल डॉट, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये लीजिए, इसको मैंने 30 डाल दिया, फिर मैंने इसके अंदर 40 डाल दिया, फिर मैंने 20 डाल दिया। फिर मैं चाहता हूं एल डॉट पुश फ्रंट, मैंने 15 डाल दिया इस तरीके से। अब मान लो अगर मुझे फ्रंट वाली वैल्यू को प्रिंट कराना हो तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, एल डॉट फ्रंट, फ्रंट वाली वैल्यू को प्रिंट करवा दूं और एल डॉट बैक, लास्ट वाली वैल्यू को प्रिंट करवा दूं। इस तरीके से मेरे फ्रंट और बैक दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। तो चलो अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो 15 भी प्रिंट हो गया, 20 भी प्रिंट हो गया, क्योंकि पुश कहां हुआ है, फ्रंट में हुआ है। और लास्ट में कौन सा एलिमेंट है, 20। अगर मैं इसको 80 लिख दूं तो देखो फिर क्या प्रिंट होगा, 15 और 18, क्योंकि फ्रंट में तो 15 है और लास्ट में क्या है, 80 है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं इसका साइज भी प्रिंट करवा सकता हूं कि सी आउट एल डॉट साइज। बताओ साइज क्या है इसका, तो देखो 15, 80 और 5, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट है। तो यहां पे मैंने कौन कौन सा ऑपरेशन देख लिया, मैंने पुश फ्रंट और पुश बैक, मैंने साइज निकालना सीख लिया। हाँ जी, और अब हम देखते हैं पॉप फ्रंट और पॉप बैक, ये ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मान लो मैं यहां पे उसके बाद लिखता हूं एल डॉट पॉप बैक। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। जब मैंने पॉप बैक लगाया तो मेरे पास एलिमेंट बचे हैं 15 और 40 और साइज बचा है 4, क्योंकि 80 वाला बाहर निकल चुका है। तो अब लास्ट में कौन सा एलिमेंट होगा, 40 वाला होगा, इसलिए होगा। वैसे ही अगर मैं इसमें लिख दूं पॉप फ्रंट,
तो फ्रंट में जो एलिमेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर किया, इसको रन किया तो देखो 20, 80 और साइज हो चुका है 4। इस तरीके से मैंने इसको इंप्लीमेंट कर दिया बड़ी आसान तरीके से। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया मैं इसके ऊपर इटरेट कैसे कर सकता हूं। मान लो मुझे सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है, फिर कैसे करा सकता हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे 20, 30, 40, 80, 15, ठीक है, जो भी मेरी इस लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स रखें उन सबको प्रिंट करवाना है। तो वो कैसे करवाएंगे, चलो उसको देख लेते हैं। तो मुझे यहां पे क्या चाहिए होगा कि इनके ऊपर मुझे इटरेट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो यहां पे इंट्रोडक्शन होता है इटरेटर का, कि मेरे पास एक इटरेटर होना चाहिए ताकि मैं इन सारी वैल्यू को प्रिंट करा पाऊं। क्योंकि अभी मुझे पता है कि जो मेरी ये लिंक लिस्ट है, ठीक है, जो ये लिस्ट है इसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है 15, 20, 30, 40 और 80। इन सारी वैल्यू को मुझे प्रिंट कराना है। कैसे करा सकता हूं, चलो उसको देखते हैं। तो देखो इसका सिंटैक्स क्या होगा उसको समझते हैं कि फॉर, यहां पे लिख दूंगा ऑटो, एक इटरेटर आईटी इक्वल टू, मुझे यहां पे क्या करना है। तो देखो यहां पे आप, यहां पे ना वो नहीं होता कि ये 0 इंडेक्स पे रखा है, ये 1 इंडेक्स पे रखा है, ये सेकंड इंडेक्स, ये थर्ड इंडेक्स, ये फोर्थ इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये एक लिस्ट टाइप का है। हाँ जी, तो मैं इस 15 वाले में कैसे पहुंच सकता हूं। यहां से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले 15 को, 20 को, 30 को, 40 को, 80 को, सबको एक एक करके प्रिंट कराना है। तो 15 के ऊपर कैसे पहुंचूंगा, तो देखो बहुत आसान है। तो यहां पे अगर मुझे इटरेटर को लाना है तो मुझे लिखना है एल डॉट बिगिन, ठीक। हाँ जी, तो एल डॉट बिगिन क्या करेगा, ये क्या करेगा, यहां पे इस इटरेटर को ले आएगा, आईटी वाला अब इसको पॉइंट करेगा, ठीक। हाँ जी, उसके बाद आईटी नॉट इक्वल टू एल डॉट एंड और इटरेटर प्लस प्लस, और अब मैं सबको प्रिंट करा सकता हूं। ये इटरेटर है तो सी आउट इटरेटर आईटी करके मैं सबको प्रिंट करवा सकता हूं। तो देखो 15, 20, 30, 40, 80 सब के सब प्रिंट हो चुके हैं। क्लियर, हाँ जी, ये क्या मेरा इटरेटर है, ठीक। अब इटरेटर तो इसके ऊपर खड़ा है, हाँ जी भैया, पहले वो यहां पे खड़ा था, हाँ जी। अब जब मुझे वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो मैं ये लगाता हूं ना, हाँ जी, ये पॉइंटर, हाँ जी, तो मतलब डी रेफरेंस हो जाएगा तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर उसने कहा आईटी को इंक्रीज कर दो, फिर वो यहां पे आया 20 पे, तो फिर 20 प्रिंट हुआ, फिर आईटी प्लस प्लस, फिर 30 प्रिंट हुआ, फिर 40 प्रिंट हुआ, फिर 80 प्रिंट हुआ, और जैसे ही वो लास्ट में पहुंचा तो वो खत्म हो गया। अब आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे भैया ये क्या है, ये एल डॉट एंड क्या है, इसका मतलब क्या है, और ये नॉट इक्वल टू क्यों लिखा है, ये लेस देन क्यों नहीं लिखा है, ये लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं लिखा है, ऐसा क्यों नहीं लिखा है। तो देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इटरेटर को मैं ना इस तरीके से इटरेट करा सकता हूं, अगर वो फ्रंट पे लिया है मैं उसे एक एक करके अगर इंक्रीज करूंगा तो उसी के ऊपर इटरेट करता जाएगा। क्लियर, हाँ जी। ये जो एल डॉट एंड होता है ये पॉइंट करता है इस 80 के बाद वाले को, किसको, 80 के बाद वाले को, जो 80 के बाद वाला होगा, ठीक है। एल डॉट एंड मतलब इसको नहीं पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट होगा उसको पॉइंट करता है। क्लियर, हाँ जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एल डॉट बिगिन तो फ्रंट वाले को करेगा जो सबसे आगे रखा है, लेकिन जो एल डॉट एंड होगा वो जो उसका लास्ट का भी लास्ट होगा, ये लास्ट एलिमेंट है, हाँ जी, जो इसके बाद वाला आएगा उसको पॉइंट करेगा। क्लियर, हाँ जी, तो उस तरीके से कंडीशन चली है। पहले इटरेटर यहां पे था, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, यहां पे आया, यहां पे आया, सारी वैल्यू प्रिंट हो रही थी। जब जैसे इटरेटर यहां पे पहुंचा तो उसने देख लिया कि आईटी नॉट इक्वल टू एल डॉट एंड, तो उसने देखा यहां पे दोनों बराबर हो चुके हैं, तो मेरा फॉर लूप ब्रेक हो गया। क्लियर, हाँ जी। अब आप में से बहुत बच्चों को डाउट होगा भैया ये ऑटो क्या है। देखो मुझे अभी नहीं पता ये इटरेटर किस टाइप का होने वाला है, ठीक। हाँ जी, ये किस टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है ये अभी मुझे नहीं पता है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं ये ऑटो कीवर्ड, कि भैया कंप्यूटर की मर्जी है वो, ठीक है, वो खुद समझेगा, वो खुद डिफाइन करेगा कि ये आईटी किस टाइप का होने वाला है। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया, ऑटो। ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली खुद ही डिफाइन करेगा, खुद ही डिक्लेयर करेगा कि ये किस टाइप का होने वाला है, मतलब कंप्यूटर खुद समझ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा कि इंटीजर टाइप का है, जिस भी टाइप का होगा वो खुद समझ जाएगा। क्लियर, हाँ जी, तो ये पावरफुल टूल हो गया इसका। अगर आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया वैसे किस टाइप का होता हो, तो देखो लिस्ट इंटीजर इटरेटर ये इस टाइप का है, ये आईटी एक्चुअल में इस टाइप का है। तो अगर अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो मेरा बिल्कुल सही प्रिंट होगा 15, 20, 30, 40, 80, वरना इसकी जगह में मैं लिख सकता हूं ऑटो, वो खुद ही समझेगा। क्लियर है ये चीज, हाँ जी भैया, ये चीज मुझे अब क्लियर हो चुकी है। ये देखो 15, 20, 30, 40, 80। एक बार इसको मैं स्क्रीन शेयर करके आपको समझाता हूं कि मैंने बोला क्या है। यहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखी है। मान लो आपके पास ये इस तरीके से हैं 15,
20, 25, 30, 35। क्लियर? हाँ जी, ये मेरी लिस्ट है। ये इस तरीके से मेरे पॉइंटर हैं, बहुत ही सुंदर से। अब जब भी मैं यहां पे करूंगा, अगर इस लिस्ट का नाम एल है, जब भी मैं एल डॉट बिगिन की बात करूंगा तो एक इटरेटर होगा, ठीक है, जो इस वाले को पॉइंट करेगा। ठीक, हाँ जी। अगर मैं एल डॉट एंड की बात करता हूं, ठीक है, तो वो इसको पॉइंट करेगा, इसको, ना कि इस लास्ट वाले को। क्लियर? जो इसके बाद वाला है। इसीलिए मैंने यहां पे कंडीशन डाली थी कि फॉर ऑटो आई टी इक्वल टू एल डॉट बिगिन। तो एल डॉट बिगिन में क्या होगा, वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, आई टी यहां पे पहुंच गया। क्लियर? फिर मैंने लिखा आई टी नॉट इक्वल टू, जब तक किसके इक्वल ना हो जाए, एल डॉट एंड, और आई टी प्लस प्लस, इस तरीके से। तो सी आउट पॉइंटर आई टी। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। तो पहले वो यहां पे था, हाँ जी, इटरेटर इसको इसके ऊपर इटरेट करने वाला है। जैसे मैं इसको डी रेफरेंस करूंगा तो ये 15 को प्रिंट करा देगा, फिर आई टी प्लस प्लस होके यहां पे चला जाएगा। तो ये इतना स्मार्ट है, ये खुद ही समझ जाएगा कि इसको आगे इस वाले पे जाना है। फिर 20 प्रिंट हुआ, फिर वो यहां पे आया, फिर 25 प्रिंट हुआ, वो यहां पे आया, 30 प्रिंट हुआ, यहां पे आया, 35 प्रिंट हुआ, फिर आगे बढ़ा। फिर जैसे ही यहां पे बढ़ा तो उसने देखा कि अब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो लूप को ब्रेक कर दो। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब मान लो मुझे इस लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है। किस ऑर्डर में? रिवर्स ऑर्डर में। कैसे करा पाऊंगा? तो मुझे यहां पे रखना पड़ेगा इटरेटर को। हाँ जी, पहले 30 प्रिंट हो, फिर 25, फिर 20, फिर 15, ठीक, और फिर मैं रुक जाऊं। तो कैसे होगा? तो देखो, इसको करना भी बहुत आसान काम है। मुझे सिंपल क्या करना है, फॉर ऑटो, मुझे कहां से स्टार्ट करना है, यहां से, मतलब रिवर्स, पीछे से स्टार्ट करना है। तो मैं यहां पे वही लिखने वाला हूं, फॉर आई टी इक्वल टू, मुझे यहां पे लिखना है एल, अगर इस लिस्ट का नाम एल है, डॉट, यहां पे अगर मुझे पहुंचना है, क्योंकि पहले बिगनिंग यहां से थी, अब उल्टे से है, तो इसका नाम हो जाएगा आर बिगिन। रिवर्स कर दो बिगनिंग को। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया। आई टी नॉट इक्वल टू आर एल डॉट आर एंड, रिवर्स कर दो एंडिंग को, और फिर वही सेम आई टी प्लस प्लस, और यहां पे सिंपल सा वैल्यू वही प्रिंट हो जाएंगी इस तरीके से। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। तो आर बिगिन इसको पॉइंट करेगा और आर एंड इसको पॉइंट करेगा, इस वाले को, जो पहला वाला है उसके भी पहले को, बिगिनिंग वाला लास्ट वाले को पॉइंट करेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहां पे अगर आप सोच रहे होगे भाई ये आई टी प्लस प्लस क्यों हो रहा है, आई टी प्लस प्लस इसको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं, ये इतना स्मार्ट है कि इसे पता है कि इसको इधर को ही बढ़ना है। जब भी आई टी प्लस प्लस बोलेगा तो इसको इधर को ही बढ़ना है, इधर को ही बढ़ना है, और फिर वो यहां पे जाके रुक जाएगा। इतना स्मार्ट है। क्लियर? हाँ जी। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया ये लेस देन वाला लॉजिक क्यों नहीं इन्होंने यूज किया, क्यों उन्होंने ये वाला लॉजिक यूज नहीं किया, कि ये अगर ये क्या होता कि अगर ये एंड वाला एल डॉट एंड इसको पॉइंट करता, इसको, मेरे लिए चीजें आसान हो जाती। हाँ जी, फिर मैं आराम से कोई लॉजिक ऐसा यूज कर सकता था, लेस देन इक्वल टू वाला इटरेटर का। मैंने कहा नहीं, ये लॉजिक हम यूज नहीं कर सकते। मान लो इटरेटर मेरा कोई एड्रेस है, मान लो कोई एड्रेस है, ठीक है, हाँ जी। अब ये अगर मैं इसको एड्रेस के हिसाब से लिखूंगा, मान लो ये 100 एड्रेस पे है, ये 200 पे है, ये 300 पे, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये 260 पे हो और ये 40 एड्रेस पे हो। एड्रेसिंग तो कहीं पे भी हो सकते हैं ना। हाँ जी। और जब मैंने इटरेटर को बोला तो 100 एड्रेस पे चले जा, और जब तक मेरा ये इटरेटर लेस देन होगा किससे, इस लास्ट वाले एड्रेस से, तब तक तो आगे बढ़ते जाना। तो क्या ये स्मार्ट पॉइंट है? ये कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, कभी बढ़ ही नहीं पाएगा आगे, है ना। इसलिए हमने नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि भैया जब एड्रेसेस होते हैं मेरे पास तो इसको मेमोरी एलोकेशन कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। इसलिए मैंने नहीं करा। इटरेटर मतलब उसके ऊपर इटरेट कर रहा है, एक तरीके से आप उसको एड्रेस टाइप का मान सकते हैं। एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है, पर उसको उसका एक कॉम्प्लेक्स वर्जन है। क्लियर? हाँ जी। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों इसको ऐसा नहीं किया, कि आर एंड क्यों नहीं उसने यहां पे किया। आई होप आपको ये लॉजिक अब क्लियर होगा। बहुत अंदर की चीज बताई मैंने आपको। चलो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहां पे मुझे सिंपल क्या करना है, आर बिगिन रिवर्स एंड, बाकी पूरा कोड वैसे ही चलेगा। देखो 80, 40, 30, 20, 15, इस तरीके से मैंने इन सारी वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। तो आई होप आपको लिस्ट समझ आ गई होगी। ये बिगिन और ये एंड वाला लॉजिक आप हर किसी में आगे भी यूज कर रहे होंगे।
क्लियर? इसलिए मैंने इस पे आपको टाइम लेके बताया है कि कैसे ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। तो चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब नेक्स्ट हमारा सेट। सेट क्या होता है? देखो, सेट भी एक कंटेनर ही है जो डेटा को स्टोर करके रखेगा, पर ये सेट में रखेगा। मतलब भैया मान लो सेट आपका कुछ इस तरीके से, मैं इसके अंदर कोई भी नंबर को इंसर्ट करवा सकता हूं, इसके अंदर कोई भी नंबर को रख सकता हूं। मान लो मैंने कहा सेट के अंदर 2 को डाल दो, तो 2 सेट के अंदर चला जाएगा। मैंने कहा 4 को डाल दो, 4 भी चला गया। मैंने कहा 8 को डाल दो, तो 8 भी इसके अंदर चला गया। मैंने कहा 3 को डालो, 3 भी चला गया। मैंने कहा 5 डालो, 5 भी चला गया। मैंने कहा 4 भी डाल दो। तो अगर सेट की एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि भैया इट स्टोर ओनली यूनिक एलिमेंट, ये इसकी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? हां जी, कि ये सिर्फ यूनिक एलिमेंट को ही स्टोर करके रखेगा। तो जब मैं दोबारा इसके अंदर 4 को इंसर्ट करवाने जाऊंगा तो वो दूसरे 4 को इसके अंदर नहीं जाने देगा। क्लियर है? हां जी, मैं अगर इसके अंदर 8 को डालना चाहूंगा, वो देखा 8 ऑलरेडी सेट के अंदर प्रेजेंट है तो नहीं डालेगा। क्लियर? हां जी, मैंने कहा 30 को डाल दो, तो इसने 30 को भी डाल दिया क्योंकि 30 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं था। क्लियर है? हां जी। अब मान लो इस सेट के अंदर वैल्यू तो मैंने स्टोर करवा दी। हां जी, अब इस सेट से मुझे वैल्यू को एक एक करके बाहर निकालना है। ठीक? हां जी। अब यहां पे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी यूज होती है। क्या होती है वो? कि भैया जो मेरा सेट होता है, इट स्टोर्स वैल्यू इन सॉर्टेड ऑर्डर। जी हां, ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही वैल्यू को स्टोर करके रखता है। तो अगर आप इससे वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8 और फिर 30, एक एक करके इस तरीके से बाहर निकलेंगे। क्लियर? हां जी। तो भैया ये किस तरीके से स्टोर करके रखता है एलिमेंट्स को? एक सॉर्टेड फॉर्म में। क्लियर? हां जी। अगर मैं एक एरे लेता, हां जी, और एरे के अंदर मैं एक एक करके एलिमेंट डालता, पहले 2 डालता, फिर 4 डालता, फिर 8 डालता, फिर 3 डालता, फिर 5 डालता, फिर 30 डालता, और यहां से अगर एक एक करके एलिमेंट को निकालता बाहर, तो पहले 2 निकलता, फिर 4, फिर 8, फिर 3, फिर 5 और फिर 30। लेकिन सेट में क्या होगा कि जब आप बाहर निकालोगे तो वो एक सॉर्टेड फॉर्म में ही आपको निकलेंगे। क्लियर? क्योंकि ये इसको एक सॉर्टेड फॉर्म में ही स्टोर करवा के रखता है। यूनिक एलिमेंट प्रॉपर्टी है और किस फॉर्म में रखेगा? सॉर्टेड ऑर्डर। अब वो सॉर्टेड ऑर्डर कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है। अब इसको डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, वह भी आपको बताऊंगा कुछ देर में कैसे हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। यहां तक ये प्रॉपर्टी क्लियर है? हां जी भैया, ये प्रॉपर्टी मुझे क्लियर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कि भैया सेट की इंप्लीमेंटेशन कैसे हुई होगी? आपको ये दोनों चीजें क्लियर है? हां जी, कि सिर्फ यूनिक एलिमेंट को रख रहा है और कैसे करके स्टोर कर रहा है? एक सॉर्टेड ऑर्डर में। तो मैं बोलो इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे दिखती होगी? अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या कि यार भैया इस सेट का इस्तेमाल हम करेंगे कहां पे करेंगे? तो देखो, आपके पास कभी कभी कोई एरे गिवन होगा, 2, 4, 5, 1, 3, 2, 5, 8। ठीक? हां जी। वो कहेगा कि भैया इस एरे के अंदर जो भी एलिमेंट रखे गए हैं, मुझे यहां से सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही चाहिए। कौन सा एलिमेंट? यूनिक एलिमेंट ही चाहिए। और वो किस फॉर्म में चाहिए? वो भी मुझे सॉर्टेड फॉर्म में चाहिए। तो यहां पे आप सेट का यूज कर सकते हो कि मैं एक एक करके इन सारे एलिमेंट को किसके अंदर डालता जाऊं? सेट के अंदर डालता जाऊं। क्लियर? क्योंकि सेट को पता है वो सारी यूनिक एलिमेंट को ही रखेगा अपने अंदर, और किस फॉर्म में रखेगा? सॉर्टेड फॉर्म में। तो जो डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। क्लियर? कि आपके पास एक एरे दे रखा है, उसने कहा मुझे सिर्फ यूनिक एलिमेंट चाहिए, जो डुप्लीकेट है उन्हें हटा दो, और जब आप मुझे आंसर लाके दोगे तो वो एक सॉर्टेड फॉर्म में देना। तो वहां पे आप सेट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? हां जी भैया, ये चीज मुझे अच्छे से क्लियर है। अब आप सोचिए कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हुई होगी? कैसे भैया? रियल वर्ल्ड में ये कहां यूज होता होगा? रियल वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो यूज होता होगा नहीं? हां जी भैया, कहीं तो यूज होता होगा। हां जी, तो मैंने कहा ये रियल वर्ल्ड में भी यूज होता है। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। चलो, आप में से बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम यूज करते हैं। हां जी भैया, अब आपने देखा होगा जब आप इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट करने जाते हो, क्या क्रिएट करने जाते हो? इंस्टाग्राम आईडी। जैसे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है Rohit_Negi9। क्लियर? हां जी, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मुझे पता है ये आईडी किसी और को नहीं मिल सकती क्योंकि ये क्या है? मेरी है। क्लियर है? हां जी, वो आपको बोलता ना कि दिस आईडी इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय सम अदर यूजर, ऐसे करके कुछ टेक्स्ट मैसेज दे देता है। तो कैसे देता होगा आपको?
कैसे पता चलता होगा उसे? तो वो क्या करता है कि जितनी भी आईडी आपके पास प्रेजेंट है उन सबको किसके अंदर डाल देता है? एक सेट के अंदर डाल देता है। सिंपल सा, क्लियर है ये चीज? हाँ जी, इस सेट के अंदर डाल दो कि मान लो मैं अभी ना इंस्टाग्राम आईडी की जगह कोई नंबर ले लेता हूं, नंबर से हमें आसानी होगी, ठीक है? मान लो मैंने यहां पे 30, 28, 5, 14, 13, 6 ऐसे करके कर रखा है। मान लो कोई इंस्टाग्राम यूजर आता है और वो बोलता है चलो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं चाहता हूं 28 बने। क्लियर? हाँ जी। तो वो आपको क्या बनाने देगा? नहीं बनाने देगा, क्योंकि ये वाली आईडी ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये किसी और यूजर को एलोकेट हो रखी है। मैंने इसको नंबर के फॉर्म में रखा है सिर्फ वहां पे, ठीक है? ओरिजिनल में रोहित नेगी 9 यही स्टोर होंगे, पर नंबर थोड़ा सिंप्लीफाई है इसलिए। तो आपको नहीं बनाने देगा 28 को। क्लियर? उसको आंसर कैसे पता चलेगा? सीधा वो सेट के अंदर देख लेगा कि क्या सेट के अंदर ये एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर ये 28 प्रेजेंट हुआ तो आपको नहीं बनाने देगा। अगर आपने बोला चलो मुझे 29 बनानी है, तो वो अब आपको 29 बनाने देगा, बिल्कुल बनाने देगा। ये लीजिए आप 29 वाली आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आपने क्रिएट कर ली, उसने 29 को इसके अंदर डाल दिया। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। तो इस तरीके से हम इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो, सेट की बहुत सारी खासियत है। क्या खासियत है? देखो अभी बताता हूं। अगर आपको कोई भी एलिमेंट को सर्च करना है तो आपको लॉग इन टाइम लगेगा, ठीक है? मैं सर्च की बात करूं, मैं इंसर्ट की बात करूं, या फिर मैं डिलीट की बात करूं, इन सारे ही ऑपरेशन में आपको सिर्फ लॉग इन टाइम ही लगेगा। तीनों ही ऑपरेशन में। मुझे यहां पे क्या करना था? पहले मुझे सर्च करना पड़ेगा ना कि क्या 28 वाली आईडी ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं है। उसने कहा ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो सर्च ऑपरेशन में लॉग इन टाइम लगेगा। जब मान लो मुझे पता चल चुका है, जब मैंने 29 को देखा कि 29 यहां प्रेजेंट नहीं था ओरिजिनल वाले में, ठीक? हाँ जी। तो मैंने देखा चलो 29 तो यहां प्रेजेंट नहीं है, तो अब उसके बाद क्या करेगा कि भैया 29 वाली आईडी को क्रिएट कर दो और इस वाले सेट के अंदर डाल दो। तो उसमें भी मुझे कितना टाइम लगेगा? लॉग इन टाइम ही लगेगा। क्लियर? हाँ जी। और अगर आपको पूछा जाए कि भैया डिलीट मारो, कई बार होता ना कि भैया अब तो पढ़ाई करनी है, जब तक मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं फोड़ दूंगा, गूगल नहीं चला जाऊंगा, तब तक मैं इंस्टाग्राम आईडी नहीं चलाऊंगा, और आप बोलो चलो डिलीट मार दो, तो डिलीट के लिए क्या लगेगा कि भैया 29 को डिलीट मारना है, तो 29 यहां से डिलीट हो जाएगा। तो जितना टाइम आपको लगेगा वो लगेगा ऑर्डर ऑफ लॉग इन टाइम। ये चीज क्लियर है? हाँ जी, कि लॉग इन टाइम में ये भी डिलीट यहां से हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। हाँ जी। अब आप खुद सोचो, ये जो सेट है इसको इंप्लीमेंट किया गया होगा। हाँ जी, ये हवा में तो नहीं हो रहा ना। हाँ जी, वहां पे ऐसा कोई गोला तो बनाया नहीं गया होगा कि 30, 28 ऐसा करके रख दिया। कोई तो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा इसका। हाँ जी। तो वो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगा क्या? इसको उन्होंने इंप्लीमेंट कैसे किया होगा? सोचने वाली बात नहीं है? हाँ जी भैया, सोचने वाली बात तो है। तो भैया क्या पता अगर इसको हम इंप्लीमेंट एरे के द्वारा कर सकते हैं, एरे की हेल्प से। चलो देखते हैं। मान लो मैं इसको अगर एरे की हेल्प से इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करता हूं, मान लो अभी एरे के अंदर अगर मैं इसको करवाता हूं तो सबके सब सॉर्टेड फॉर्म में होंगे। तो 5, 6, 13, 14, 28 और 30 अगर मैं इसको एरे के द्वारा इंप्लीमेंट करवाता। क्लियर? हाँ जी। मान लो एक नया यूजर आया, उसने बोला कि क्या 35 वाली आईडी मैं क्रिएट कर सकता हूं इंस्टाग्राम आईडी। तो सबसे पहले क्या करेगा? देखेगा कि क्या वो सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। सेट की मैं इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं। तो वो यहां पे क्या लगा सकता है? बाइनरी सर्च लगा सकता है। सॉर्टेड फॉर्म में क्यों डाला? बताइए, सॉर्टेड फॉर्म में क्यों लगा? क्योंकि सेट क्या करता है? सॉर्टेड फॉर्म में डेटा को रखता है, इसलिए मैंने इसको सॉर्टेड फॉर्म में लिखा है। 35 को सर्च करेगा, यहां पे क्या लगा सकता है? बाइनरी सर्च लगा सकता है। बाइनरी सर्च में कितना टाइम लगेगा? लॉग एन टाइम लगेगा। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। मान लो 35 की जगह मैं कुछ और नंबर लेता हूं, 8 को ले लेता हूं। चलो 8 ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्लियर? हाँ जी। आपको पता चल गया कि भैया 8 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो आप 8 नाम की यूजर आईडी को क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। जब आप क्रिएट कर लोगे, उसके बाद क्या होगा? ये 8 भी इस सेट के अंदर जाना चाहिए कि हाँ अब ये वाली यूजर आईडी हमारी एग्जिस्ट करती है। अब अगर इस 8 को मुझे इसके अंदर इंसर्ट करवाना है तो कितना टाइम लगेगा? बताइए। सर्च वाला में तो लॉग इन लग रहा है, लेकिन इंसर्ट में कितना टाइम लग रहा है? अगर 8 यहां पे जाएगा, 8 कहां पे आना चाहिए? 6 के बाद, तो ये सारे के सारे नंबर एक एक स्टेप पीछे खिसकनी चाहिए, है ना? हाँ जी। तो उसमें मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाएगी भैया? ऑर्डर ऑफ एन टाइम। ये 8 यहां पे आएगा, बाकी सब के सब एक एक स्टेप पीछे खिसकेंगे। क्लियर है? हाँ जी भैया। मान लो ये इस तरीके से कुछ क्रिएट हुआ, एक एक्स्ट्रा बॉक्स, सबको एक एक स्टेप पीछे डालो और 8 को यहां पे डालो, इस तरीके से।
तो मतलब उसकी इंप्लीमेंटेशन एरे के द्वारा तो नहीं हुई है, जैसे मैं नॉर्मल सोच रहा हूं ऐसा तो नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इससे मेरी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन टाइम आ रहा है। देखो भाई ये चीज ना कोई नहीं बताएगा तुम्हें, मैं सच बता रहा हूं। कोई भी वीडियो खोल लेना, अगर इतने डिटेल में किसी ने बता दिया, चैनल डिलीट मरवा देना मेरा। नहीं चैनल तो ज्यादा हो गया, वीडियो डिसलाइक कर देना, ठीक है। हाँ जी भैया, तो देखो ये हमें क्लियर है कि ये क्यों यूज नहीं हो रहा है। तो क्या यूज होगा भैया फिर? हमने कुछ पढ़ा था कुछ दिन पहले, एवियल ट्री पढ़ा था। हाँ जी भैया, एवियल ट्री पढ़ा था हमने। मैंने कहा यहाँ पे ना एवियल ट्री ही यूज होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है जो एवियल ट्री होता है उसमें कोई भी एलिमेंट अगर मैं सर्च करना चाहूं लॉग एन टाइम लगता है, इंसर्ट करवाना चाहूं लॉग एन टाइम लगता है, डिलीट करना चाहूं तो भी लॉग एन टाइम ही लगता है। तो यहां पे हम एवियल ट्री से उसकी इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। किससे? एवियल ट्री से। तो वो कैसे दिखेगा उसको भी देख लेते हैं। एवियल ट्री से कैसे दिखता है ये? मान लो आपके पास एवियल ट्री कुछ ऐसा दिखेगा। एवियल ट्री क्या होता है? सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। क्लियर? हाँ जी। तो ये सारे एलिमेंट मान लो यहां पे आने वाले, तो एवियल ट्री इसका कुछ मान लो ऐसा दिखने वाला है कि 13 यहां पे, हाँ जी, 6 इधर, 5 इधर, 30 इधर, 14 इधर, सॉरी 28 और 30 इधर। ऐसे करके मेरा मान लो एवियल ट्री दिख रहा है, जो कि मेरा क्या है? हाइट बैलेंस है। अब मान लो मुझे इसके अंदर 8 को इंसर्ट करवाना हो, 8 को। क्लियर? कि भैया पहले देखो 8 वाली आईडी एग्जिस्ट करती नहीं करती, तो इससे तो सर्च कर लेगा, यहां पे जाएगा, उसे पता छोटे वाले एलिमेंट उसे कहां मिलेंगे? लेफ्ट साइड को मिलेंगे। ये क्या है? सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। आई थिंक आपने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा। क्लियर? कि इसके जितने भी बड़े होंगे इधर को होंगे, छोटे वाले लेफ्ट साइड को होंगे। क्लियर? हाँ जी। मैं 8 को ढूंढने गया, 8 वो कहेगा आपको लेफ्ट को मिल सकता है, यहां पे गया 6, उन्होंने कहा आपको राइट को मिल सकता है, राइट पे कुछ नहीं था। तो लॉग एन टाइम में पता चल गया कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्या करना है? उसको क्या करना है? क्रिएट करना है। 8 को क्रिएट करना है, तो 8 कहां पे इंसर्ट होगा? यहां पे इंसर्ट होगा। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद ये वापस आता है, हाँ जी, देखता है बैलेंसिंग है या नहीं है। बैलेंसिंग कैसे होती है? लेफ्ट साइड की हाइट और राइट साइड की हाइट का जो भी डिफरेंस होगा वो मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर? हाँ जी, कि वो इसके बीच में आना चाहिए, LH माइनस RH, -1 से 1 के बीच। तो देखिएगा लेफ्ट की हाइट 1 है, राइट की भी हाइट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? फिर 13 में जाएगा, लेफ्ट की हाइट भी क्या है? 2 है, राइट की हाइट भी 2 है, तो बैलेंसिंग बिल्कुल सही है, तो कोई रोटेशन इसके अंदर नहीं हुआ। तो कितने आसानी से ये इंप्लीमेंट हो गया। और अगर आपको 8 को डिलीट मारना भी हो तो आप 8 को डिलीट मार सकते हो, उसके बाद उसको बैलेंस कर सकते हो, हर कुछ लॉग एन टाइम में हो जाएगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि भैया एवियल ट्री क्यों पढ़ा था। अब साइंस बना रहा भैया हर चीज। तो देखो ये चीज भूल नहीं पाओगे कभी। ये वाला अगर एग्जांपल दे दिया ना आपने, एग्जामिनर का दिमाग घूम जाएगा, भैया ये पढ़ के कहां से आया। इतना मस्त एग्जांपल दिया आपको इंस्टाग्राम आईडी का। देखो वहां पे रोहित ने की 9 ये सब कुछ देखना, ये नंबर मत लिख देना। ये नंबर मैंने सिर्फ किसके लिए लिखा है, क्या कि यार बाबा मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में ना लिखना पड़े। क्लियर? हाँ जी। तो आप उसको बता सकते हो कि इसकी इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से हो रखी होगी। क्लियर? हाँ जी। किसी को नहीं पता इंप्लीमेंटेशन क्या है, हर किसी ने अपने हिसाब से इंप्लीमेंट किया, क्योंकि C++ के अंदर ये चीज दे नहीं रखी है। हाँ जी, मैं अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकता हूं। उसने मुझे जो जो प्रॉपर्टी के लिए कहा है वो प्रॉपर्टी मुझे यूज करनी है। ठीक है? कि भैया सर्च इंसर्ट डिलीट, उसने कहा था कुछ लॉग एन टाइम होना चाहिए, तो मुझे पता है एवियल ट्री वो हर काम कर सकता है। क्लियर? हाँ जी। और अगर मुझे क्या करना हो, अब आप बोलोगे भैया जब मुझे प्रिंट करवाना हो, एक एक करके सारे एलिमेंट को निकालना हो बाहर, ठीक है, तो मैं प्रिंट क्या कर सकता हूं, सिर्फ इसमें क्या लगाना पड़ेगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाना पड़ेगा, है ना, ताकि मेरा जो भी डेटा आएगा वो सॉर्टेड फॉर्म में ही आएगा। अगर मैं यहां पे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लगा देता हूं, सिंपल सा है यार। हाँ जी भैया सिंपल सा है, क्यों मुझे पता है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या आता है, सॉर्टेड फॉर्म में डेटा आ जाता है। तो मैंने सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करके इसके अंदर रखा गया है। अब देखो एक और ट्री होता है, उसका नाम होता है रेड ब्लैक ट्री। ये एक ट्री होता है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, आप इसे खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ना भी चाहे ना ही पढ़ सकते हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये भी यूज होता है इसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए। आप एवियल ट्री से भी इसको इंप्लीमेंट करा सकते हो, रेड ब्लैक ट्री से भी आप इसको इंप्लीमेंट करवा सकते हो। लेकिन रेड ब्लैक ट्री की एक एडवांटेज है छोटी सी, किसके ऊपर, एवियल ट्री के ऊपर। क्या है कि भैया जो मेरा रेड ब्लैक ट्री होता है वो सारे ऑपरेशन इसी टाइम में कर लेता है, लेकिन वहां पे ना रोटेशन कम होती हैं। क्या रोटेशन देखा था हमने, हाँ जी, इसमें रोटेशन कम होती है एज कंपेयर टू इसके। जब रोटेशन कम होगी तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी तो कम होगी। हाँ जी, ऐसा नहीं होगा कि वो लॉग एन सब कुछ और हो जाए, उसका भी लॉग एन ही आएगा,
लेकिन जब रोटेशन कम होंगे, मान लो अगर इसमें 100 रोटेशन हो रहे, इसमें 30 रोटेशन हो रहे, फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? हाँ जी। तो कई लोग इसको रेड ब्लैक ट्री से भी इंप्लीमेंट करते हैं। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया। तो ये दोनों ही चीज आपको पता होनी चाहिए। एबल ट्री आपको कन्फर्म है, अगर आपको कोई रीजन बताएगा तो आप ये भी बता सकते हैं। क्लियर कि भैया रेड ब्लैक को हम क्यों यूज कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे रोटेशन कब हो रहे, रोटेशन कब, कि जैसी मेरी अनबैलेंसिंग आती है, मान लो यहाँ पे मैंने 4 को जोड़ दिया, मुझे पता है अब यहाँ पे अनबैलेंसिंग आ गई है, तो मैं यहाँ पे रोटेशन लगाना स्टार्ट कर देता हूं, जबकि रेड ब्लैक ट्री में कम रोटेशन में वही सेम काम हो जाता है, सिंपल सा। क्लियर है? हाँ जी। अब आप बोलोगे भैया ये सेट को क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करना है? तो देखो, इसको क्रिएट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेट लिख दो। हाँ जी। किस टाइप का चाहिए आपको? इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है। हाँ जी, बस हो गया, सेट क्रिएट हो गया। अब आपको इसके अंदर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, एस डॉट इंसर्ट 20, एस डॉट इंसर्ट 30, एस डॉट इंसर्ट 50, एस डॉट इंसर्ट 20। तो आपको पता है ये वाला 20 अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, डुप्लीकेट है, सिर्फ ये जाएगा। इस तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आई होप आज के बाद आप सेट के बारे में कभी नहीं भूल पाओगे। तो भैया वीडियो को जम के लाइक कर दो और एक कमेंट छोड़ दो कि भैया यहां तक चमक चुका है, जो भी अभी हमारा टाइम चल रहा होगा कि यहां तक चमक चुका है। तो एक काम करते हैं, सीधा कोड पार्ट पे चलते हैं। इंप्लीमेंटेशन हमारी समझ आ चुकी है, वो हमें क्लियरिटी आ चुकी है। सीधा कोड पार्ट पे चलते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं, सारे केसेस एक ही बार में एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेट पे। सेट क्या होता है? देखो, सेट ओनली यूनिक वैल्यू विल बी स्टोर्ड वैल्यू इन सॉर्टेड ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्च ऑपरेशन लॉग टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएंगे, हमने अभी देख लिया। जनरली इंप्लीमेंटेड यूजिंग रेड ब्लैक ट्री या फिर एवेल ट्री, और वी कैन सॉर्ट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर आल्सो यूजिंग दिस कीवर्ड। चलो पहले समझने की कोशिश करते हैं सेट है क्या। तो सेट इंटीजर एस, क्लियर? हाँ जी। मुझे कोई वैल्यू इसके अंदर डालनी है, ठीक है, इंसर्ट करवानी है, तो कैसे करवा सकते हैं? मैंने कहा बहुत आसान काम है, एस डॉट इंसर्ट 10, एस डॉट इंसर्ट 20, ऐसी मैं बहुत सारी वैल्यू को इसके अंदर इंसर्ट करवा सकता हूं ऐसे करके। तो ये 110, ये 200, इसको 10 ही रहने दो, इसको 20 रहने दो, इसको 110, इसको 210। चलिए, ये सारी वैल्यू मैंने इसके अंदर इंसर्ट करवा दी। तो मुझे पता है इसके अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही जाने वाले हैं। क्लियर? हाँ जी। अब अगर इसकी वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना हो तो मैं सिंपल जो मैंने पिछले वाले में लॉजिक यूज किया था इटरेटर की हेल्प से, वही लॉजिक मैं यहां पे भी यूज कर सकता हूं कि फॉर ऑटो इटरेटर क्या करना पड़ेगा, एस डॉट बिगिनिंग, यहां पे भी सेम काम, IT नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड इटरेटर प्लस प्लस। बहुत ही स्मार्ट है। अब यहां पे मुझे वैल्यूज को प्रिंट कराना है तो कैसे करा सकता हूं? तो सी आउट पॉइंटर IT, इस तरीके से रन किया और मेरे पास सारी वैल्यू प्रिंट होके आ गई, 10, 20, 110, 200 और 210। इस तरीके से इटरेटर ने सारी वैल्यूज को मेरी क्या करा दिया है, प्रिंट करवा दिया है कि इंसर्ट मैंने वैल्यूज करा था उनको प्रिंट इस तरीके से कर सकता हूं। तो देखो सॉर्टेड ऑर्डर में ये प्रिंट हो रहे हैं, पहले 10, फिर 20, फिर 110, फिर 200 और फिर 210। इस तरीके से ये चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं। अब अगर आप यहां पे चाहते हैं कि भैया ये जो मेरा सेट है ये वैल्यू को किस फॉर्म में रखे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे कर सकते हैं? तो देखो इसके लिए आपको यहीं पे उसको बताना पड़ेगा सेट को कि यहां पे मैं लिख दूंगा ग्रेटर, और उस किस टाइप का नंबर उसके अंदर है, इंटर टाइप का। तो देखो मैंने उसको लिख दिया इंटर टाइप का। बस ये आपको करने की जरूरत है कि सेट कॉमा ग्रेटर इंट मैंने लिख दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आप देखोगे पहले 210 प्रिंट हुआ है, फिर 200, फिर 110, फिर 20, फिर 10। ये इससे कह देगा, ये आपको सिंपल बता रहा है कि मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को सेट के अंदर स्टोर करवाना है। यूनिक वैल्यू अभी भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगी, लेकिन बस इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट इसके अंदर रहेंगे। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया इसका पता कैसे चलेगा मुझे कि कोई एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट को मुझे सर्च करना हो, सर्च द एलिमेंट, कि वो इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा यहां पे मैं यूज करता हूं फाइंड ऑपरेशन का। किसका? फाइंड का, जिसको भी मुझे सर्च करना है।
तो चलो फाइंड वाले को इंप्लीमेंट करते हैं, इसको कमेंट डाउन कर लेता हूं। हाँ जी, तो भैया ये फाइंड कैसे काम करेगा उसको देखते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा एस डॉट फाइंड, ढूंढो किसको, मान लो मैं ढूंढना चाहता हूं 200 को। क्लियर? हाँ जी, मैं ढूंढना चाहता हूं कि क्या 200 इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये मुझे सर्च करके देगा। ठीक, हाँ जी, अगर वो एलिमेंट मुझे मिल जाता है, ये 200 एलिमेंट अगर मुझे इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है, तो ये मुझे एक इटरेटर रिटर्न करके देगा, एक इटरेटर रिटर्न करके देगा जो 200 को पॉइंट कर रहा होगा। क्लियर? हाँ जी, ये एस डॉट फाइंड फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करके देगा, एक इटरेटर जो पॉइंट करेगा उस 200 वाले को। क्लियर? हाँ जी, अब उससे क्या मिलेगा मुझे, उससे तो इटरेटर मिल रहा है, इस ये तो पता चल नहीं रहा कि एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है, है ना। तो उसको मैं ऐसे करके कंफर्म करूंगा, नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, इस तरीके से। इससे क्या हुआ, देखो अगर ये 200 एलिमेंट इस पूरे सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, तो ये इटरेटर मुझे रिटर्न करेगा जो मेरा एस डॉट एंड वाला होगा। क्लियर? हाँ जी, अगर प्रेजेंट हुआ तो वो 200 वाले को पॉइंट करेगा। मान लो आपका सेट ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि सॉर्टेड फॉर्म में पहले 10 प्रेजेंट है, अच्छा ये तो मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा, तो मान लो पहले 210 प्रेजेंट है, फिर 200, फिर मेरा 110, फिर मेरा 20 और फिर 10। क्लियर? हाँ जी, मैं 200 को सर्च करने जा रहा हूं, अगर 200 प्रेजेंट हुआ तो ये इटरेटर 200 वाले को पॉइंट करेगा। ठीक है, मान लो अगर 200 वाला पॉइंट नहीं होता प्रेजेंट, तो ये लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट 10 के बाद वाला जो इटरेटर होता है उसको पॉइंट करेगा। क्लियर? हाँ जी, तो इसलिए मैंने यहां पे एक कंडीशन लिखी है। ठीक है, अगर एस डॉट फाइंड 200 नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, तो मैं सी आउट कर सकता हूं प्रेजेंट, एल्स में सी आउट एब्सेंट, इस तरीके से। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने रन किया तो इसने आंसर दिया है मुझे प्रेजेंट, कि ये वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है। 280 को करूंगा रन, तो देखो आंसर आया मेरा एब्सेंट। तो देखो एस डॉट फाइंड 280, तो जैसे ही इसने सर्च करने की कोशिश 280 को, इसे पता नहीं है ये 280 है, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इटरेटर इस लास्ट वाले पे खड़ा हो गया। ठीक है, हाँ जी, और एस डॉट एंड मतलब भी यही होता है। क्लियर? हाँ जी, तो ये दोनों वैल्यू बराबर आई है। हाँ जी, तो मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो सीधा सी आउट ये वाली कंडीशन चल गई। जब मैं 110 को सर्च कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है प्रेजेंट। कैसे आ रहा है, तो देखो जब एस डॉट फाइंड 110 करा तो इसने इस इटरेटर को रिटर्न किया जो 110 को पॉइंट कर रहा है। क्लियर? हाँ जी, मुझे पता है ये इटरेटर डिफरेंट है एस डॉट एंड से, क्योंकि एस डॉट एंड वाला ये रहा। ठीक, इसलिए मेरा क्या हो गया, सी आउट प्रेजेंट प्रिंट हो गया। इस तरीके से मैं किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया, और कोई भी तरीका है? मैंने कहा एक और तरीका है, क्या, काउंट वाला। ये एक काउंट फंक्शन है जो मुझे सेम प्रॉपर्टी लेके दे देता है। तो यहां पे मुझे क्या करना है, एस डॉट काउंट, मुझे काउंट करना है कि भैया इसमें 210 कितनी बार आया है। क्लियर? हाँ जी, अगर ये वैल्यू अगर प्रेजेंट होती है तो मैं सी आउट कर दूंगा प्रेजेंट, नहीं तो सी आउट एब्सेंट, इस तरीके से। चलो इसको भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं, स्लैश एन स्लैश एन, इसको कमेंट डाउन कर देता हूं। तो देखो इसने प्रिंट करके दिया है मुझे प्रेजेंट। ये एस डॉट काउंट क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कहेगा ये 210 इसके अंदर कितनी बार आया है। मुझे पता है ये सेट है, हाँ जी, यहां पे ये एक ही बार आ सकता है ज्यादा, है ना। हाँ जी, तो इसने 1 रिटर्न करा होगा। वैसे अगर मैं यहां पे 310 को करूं कि देखो कि 310 कितनी बार आया है, तो उसने ढूंढा कि 310 तो एक भी बार नहीं आया, तो उसने मुझे रिटर्न करके दिया होगा यहाँ पे 0। तो जैसे यहाँ पे 0 आया तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्लियर? हाँ जी, या फिर आप डायरेक्ट उसको भी प्रिंट करा सकते हो कि सी आउट एस डॉट काउंट। इस काउंट को ही मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं जनरल केस में। 280 इस तरीके से, इसको हटा देता हूं, इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो आंसर मिल गया मुझे 0, कि वो प्रेजेंट नहीं है। 280 यहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो एस डॉट काउंट की जगह में आ गया 0 और वो प्रिंट मेरा हो गया। तो हमने फाइंड फंक्शन देख लिया, मैंने काउंट फंक्शन देख लिया। अब अगला देखते हैं। अगला हम देखते हैं कि भैया अगर मुझे किसी को डिलीट करना हो, डिलीट कैसे करूंगा, तो सिंपल है, एस डॉट आपको करना है यहां पे इरेज, हटा दो उसे,
और जिस एलिमेंट को हटाना है उसको आप इसके अंदर डाल दो, बस। क्लियर? हाँ जी। और यहां पे मैं उसका प्रिंट भी करा देता हूं कि 110 का मुझे काउंट बताना। तो देखो अगर वो इरेज हो चुका है, 110 इरेज हो गया, हाँ जी, तो यहां पे आके उसने काउंट उसका क्या प्रिंट कराया, 0। क्लियर? हाँ जी, इससे मुझे कंफर्म हो गया कि 110 डिलीट हो चुका है। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि मैं डिलीट कैसे करता हूं, इंसर्ट कैसे करता हूं, फाइंड सर्च मैं कैसे लगा सकता हूं। काउंट मुझे क्या करता है, काउंट ऑफ दैट नंबर। अब फाइंड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द इटरेटर ऑफ दैट नंबर। अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो लास्ट वाले का इटरेटर को, अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो लास्ट वाले इटरेटर को चला जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि ये सारी चीजें हम कैसे करके सॉल्व कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों के माइंड में कुछ डाउट आ सकते हैं। मान लीजिए यहां पे तो मैंने सेट ऐसे करके लिखा हुआ है नॉर्मल तरीके से, इस सबको कमेंट ही कर देता हूं। मान लो मेरा सेट अगर ऐसा हो कि मैंने कोई क्लास बनाई है पर्सन टाइप की, मान लो एस, और यहां पे मैं कोई क्लास बना देता हूं, क्लास पर्सन। हो सकता है ऐसा, हाँ जी। पब्लिक मैंने कर दिया, हाँ जी। और यहां पे मैंने लिख दिया इंटीजर उसकी एज और स्ट्रिंग उसका नेम, हाँ जी। क्या मैं इस क्लास पर्सन को अपने सेट के अंदर डाल सकता हूं? जो ये क्लास पर्सन है इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो क्या वो भी मेरे सेट के अंदर जा सकता है? इस सेट के अंदर मैंने कहा बिल्कुल जा सकता है, बस यहां पे मुझे बताना पड़ेगा उसका टाइप। ठीक है, तो भैया मैं सेट बना रहा हूं पर्सन टाइप का, ठीक, हाँ जी। अब यहां पे भी सेम काम होगा कि भैया यहां पे अगर मुझे इंसर्ट कराना है, ठीक है, ये अगर इंसर्ट कराना है तो किसको कराना पड़ेगा, इसके सारे ऑब्जेक्ट्स को। तो पहले मैं इसके ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करता हूं। अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मैं सिंपली लिख सकता हूं पर्सन P1, हाँ जी, P1 डॉट एज 10, P1 डॉट नेम रोहित। इस तरीके से कर सकता हूं। क्लियर? हाँ जी। ऐसे मैं बहुत सारे पर्सन बना सकता हूं। मान लो P1, P2 और P3, 3 पर्सन बना दिए मैंने। तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कि भैया P2 डॉट एज, P2 डॉट नेम, P3 डॉट एज, P3 डॉट नेम। तो एज डाल देता हूं इसकी 30, इसकी डाल देता हूं 5, नेम डाल देता हूं मोहित, इसका डाल देता हूं सोहित। बहुत बढ़िया भैया। अब मान लो इन वाले पर्सन को मुझे अब मान लो इनको मुझे सेट के अंदर डालना है, पर्सन P1, P2 और P3 को। कैसे डालूंगा? तो वही एस डॉट इंसर्ट P1, हाँ जी, एस डॉट इंसर्ट P2, एस डॉट इंसर्ट P3। इस तरीके से मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया। अब एक काम करते हैं, इसको करते हैं रन। तो देखो जब मैंने इस कोड को रन किया तो इसने मुझे एरर फेंक कर मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि इसको अभी ये नहीं पता कि भैया ये जो आपने पर्सन P1, P2, P3 मुझे दिए हैं, इसको मैं सेट के अंदर किस तरीके से अरेंज करूं, मैं किसके बेसिस पे मैं सॉर्टिंग करूं। जैसे यहां पे जब वो सॉर्ट कर रहा था डेटा को, ठीक है, जब मैं सेट इंट ले रहा था, ठीक है, तो जो भी नंबर दे रहा था इनके बेसिस पे वो उसको सॉर्ट कर दे रहा था। लेकिन यहां पे मैंने क्या कैसा डेटा टाइप बनाया, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया जिसमें एज भी है और नेम भी है। अभी वो नहीं जानता कि एज और नेम क्या है, इसको मुझे किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस इंफॉर्मेशन को मैं कैसे दूंगा वो मैं आपको बताता हूं। तो देखो यहां पे आपको क्या करना है, मैं यहां पे लिख दूंगा बुलियन ऑपरेटर, ऑपरेटर कॉन्स्ट, इस तरीके से कॉन्स्ट पर्सन अदर। तो यहां पे मुझे मान लो मुझे एज के बेसिस पे करना है, ठीक है। तो अगर एज इज लेस देन अदर डॉट एज, तो इसको रिटर्न कर देना। मान लो मैं इनको सॉर्ट करना चाहता हूं किसके बेसिस पे, इनके एज के बेसिस पे। जिसकी एज सबसे कम होगी सबसे पहले वाला आएगा, फिर जिसकी एज बड़ी होगी वो बाद में आएगा। इस हिसाब से मैं करना चाहता हूं। तो चलो ये इसका सिंटैक्स हो गया, ये वाला, ये इसका सिंटैक्स हो गया। इसका सिंटैक्स ऐसे ही दिखेगा। क्लियर? हाँ जी। तो अब यहां पे आता हूं। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे कोई एरर फेंक के नहीं मारेगा।
अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना हो तो मैं इसको प्रिंट भी करवा सकता हूं कि फॉर ऑटो इटरेटर इक्वल टू, नाम क्या है इसका, एस डॉट बिगिन इटरेटर नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड इटरेटर प्लस प्लस। तो सी आउट, तो मुझे किस किस को प्रिंट कराना है, नेम को और एज को। तो वो चलो, तो पॉइंटर आई टी डॉट एज इस तरीके से प्रिंट हो गए। हाँ जी भैया, कि पहले ये आएगा, डी रेफरेंस होगा, फिर डॉट एज को एक्सेस करेगा, फिर सेम कहानी नेम के लिए भी, कॉपी और इधर पेस्ट, नेम के लिए भी सेम कहानी इस तरीके से। आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसको रन करते हैं तो देखो 5 सोहित, 10 रोहित, 30 मोहित, तो ये एज के बेसिस पे सॉर्ट हो चुके हैं। मुझे पता है इसको ऐसा नहीं लिखते हुए हम डायरेक्ट ये ले सकते हैं, ऐसे हमने सीखा था ना पॉइंटर में भी इसे। हाँ जी, तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं। तो देखो 5 सोहित, 10 रोहित, 30 मोहित, तो ये एज के बेसिस में सॉर्ट हो चुके हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आप चाहते हैं कि भैया इसका मैं रिवर्स ऑर्डर, कि जिसकी एज सबसे ज्यादा है वो पहले आए, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो देखो पहले 30, फिर 10 और फिर 5, इस तरीके से ये प्रिंट हो गए। अब आप बोलोगे भैया ये क्या है, ये मेरी समझ नहीं आया कि ये कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। तो देखो इसका एग्जीक्यूशन मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, जब भी आप इसके अंदर इंसर्ट करा रहे हो P1, P2, P3, ठीक है, इसे नहीं पता कि भैया P1 और P2 को किस हिसाब से इसको अरेंज करवाना है, ठीक है, तो उस किस हिसाब से वो अरेंज होगा, किस हिसाब से उसको सॉर्ट करेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको यूज किया है, इस ऑपरेटर को। क्लियर? हाँ जी। तो बुलियन ऑपरेटर ये आपका सिंबल हो गया। हाँ जी। फिर आपने देखा एक पर्सन, इसका जो भी आपने इसका नाम आप दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हो। क्लियर? हाँ जी। अब यहां पे क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ, ये मेरी समझ नहीं आया, ये वाला ऑपरेशन, ये ऑपरेशन मेरी समझ नहीं आया। तो देखो इसको समझाता हूं मैं आपको इस पे, कि यहां पे मैंने किया क्या। मान लो आपके पास दो पर्सन है, P1 और P2। क्लियर? हाँ जी। अगर आपने पढ़ा होगा ना ऊप्स अच्छे से, आपको ये समझ आ जाएगा। तो देखो P1 मतलब क्या होता है मेरा, P1 का कुछ नाम होगा। हाँ जी। पहले एज इसकी मैं मान लेता हूँ 20 और नेम रोहित, एज 25, नेम मोहित, इस तरीके से मैंने मान लिया। अब यहां पे क्या होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। वहां पे जो मैंने फंक्शन लिखा था कि बुलियन ऑपरेटर, ये सिंबल कॉन्स्ट पर्सन अदर, फिर मैंने कॉन्स्ट लिखा था, फिर रिटर्न अगर एज छोटी हुई किससे, मेरे अदर डॉट एज से। तो देखो यहां पे क्या हुआ उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे हुआ क्या, देखो मान लो P1 P2 ऐसी आपके P3 होगा, ऐसी आपका P4 होगा, P5 होगा, बहुत सारे होगा। क्लियर? हाँ जी। उसको पता है उसको इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है, पर उसको अभी ये नहीं पता कि भैया इसके हिसाब से अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, कि P1 पहले आना चाहिए, P2 पहले आना चाहिए। तो यहीं पे उसने क्या करा कि जब मैंने P1 डाला और P2 डाला, तो यहां पे क्या हुआ कि P1 ने कॉल किया है इसको, ठीक है, और P2 इसका क्या पास हुआ है, एज अ आर्ग्यूमेंट। तो आप समझ सकते हो ये P2 ये रहा, ठीक है, ये एज अ आर्ग्यूमेंट इसके पास हुआ है। क्लियर? हाँ जी। वो आपको सिंपल यहां पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या इनका ऑर्डर सही है, इनका ऑर्डर सही है, मतलब वो कह रहा है कि पहले P1 और P2 क्या इसी ऑर्डर में आनी चाहिए, वो आपसे पूछ रहा है। अगर आंसर वहां से यस आता है तो उस ऑर्डर को ऐसे ही रखेगा, अगर नो आता है तो वो क्या करेगा, P2 को पहले भेज देगा और P1 को बाद में रखेगा। बस ये आपसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है क्या इनका ऑर्डर सही है। तो आप यहां पे आए, हाँ जी, मुझे पता P2 मेरा ये रहा, ठीक है, हाँ जी, ये हो गया मेरा कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो कॉल कर रहा है। तो जब मैं ये एज का मतलब है ये वाला एज, ठीक है, और अदर डॉट एज का मतलब है ये वाला एज। क्लियर? हाँ जी। तो उसने देखा कि क्या मेरा यहां पे अगर ये जो 20 लिखा है, क्या ये 20 लेस देन है मेरा 25 से, उसने रिटर्न करा ट्रू। ट्रू जैसे ट्रू रिटर्न हुआ तो उसने बोल दिया कि भैया पहले P1 ही आना चाहिए और P2 ही आना चाहिए, ठीक है। उसने कहा जो ऑर्डर है बिल्कुल सही है।
अगर यहां से रिटर्न 0 होता, जब मैं रिवर्स ऑर्डर में करता हूं, जब इसको मुझे रिवर्स ऑर्डर में करना होता है तो मैं ये कर देता हूं, सिंपल सा। तो अब सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये ऑर्डर सही है, तो उसने बोला कि भैया 20 क्या ग्रेटर देन होता है 25 से, उसने कहा नहीं, तो रिटर्न हुआ है 0, यहां पे 0 आया है, तो उसको समझ आ गया कि ये ऑर्डर सही नहीं है, P2 P1 से पहले जाना चाहिए, तो वो इसको ऐसे बना देता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये चीजें काम कैसे कर रही है इंटरनली। हमने ऊप्स की क्लास में देखा था ना, हाँ जी, एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है, एक कॉल करता है, हाँ जी, और दूसरा एज अ आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, तो ये वाला एज अ आर्ग्यूमेंट पास हुआ है यहाँ पे, हाँ जी, और इसने इसको कॉल किया है। जो कॉलर होता है वो डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है, उसके लिए मुझे ये नहीं लिखना पड़ता, ठीक है, कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ P1.age, ये सीधा एज लिख के मैं एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन जो ये हुआ है उसके लिए मैंने क्या लिखा, other.age। आई होप आपको ये अब क्लियर होगा। अगर आपने ऊप्स की क्लास हमारी अटेंड करी है तो आपको ये चीज़ें आराम से समझ आ गई होंगी। तो देखो इस तरीके से मैं इसको किसी भी ऑर्डर में अरेंज करवा सकता हूं। अब यहां पे तो मैंने सेट सीख लिया है, ठीक, यहां तक मेरा सेट अच्छे से समझ मुझे आ गया है। अब एक सीखते हैं हम मल्टी सेट डॉट CPP। अरे यार गलत बन गया, मल्टी सेट डॉट। चलिए अब मल्टी सेट को सीखने के लिए आते हैं। ये मल्टी सेट क्या होता है अभी समझते हैं। अभी हमने सीखा था ना कि भैया सेट के अंदर हमारे पास सिर्फ यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। मल्टी सेट कहता है कि भैया आपके सेट के अंदर डुप्लीकेट भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लियर, हाँ जी, लेकिन वो सब क्या होंगे, सॉर्टेड ऑर्डर में ही होंगे। बस ये फंक्शनलिटी आपको मल्टी सेट लाके दे देता है। तो चलो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। मल्टी सेट इंटीजर s, इसमें भी सेम काम, s डॉट इंसर्ट 10 4, तो 20 10 और 30। अगर इसको मैं प्रिंट कराऊंगा कि फॉर ऑटो IT इक्वल टू s डॉट बिगिन IT नॉट इक्वल टू s डॉट एंड इटरेटर प्लस प्लस, तो सी आउट IT, इस तरीके से प्रिंट कराया तो देखो सब प्रिंट हो गया 10 10 20 30। बस डिफरेंस ये है कि ये मल्टी सेट वाला मल्टीपल एंट्री आप सेट के अंदर डाल सकते हैं। क्लियर, हाँ जी। तो इसकी प्रॉपर्टी सिंपल ये हो गई कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेजेंट या फिर डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं डुप्लीकेट एलिमेंट्स विल बी प्रेजेंट, और ये मेरा सॉर्टेड ऑर्डर में ही होगा। इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो भी सेम है, रेड ब्लैक ट्री होगा या फिर AVL ट्री। आप इसको किसी से भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं, बिल्कुल उसके जैसे ही जैसे हमने प्रीवियस वाली को देखा था, वही सारी फंक्शनलिटी आप यहां पे भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पे आपको देखना कि जब आप इरेज करने की कोशिश करते हो तो आपका इरेज कौन सा होता है। मान लो जैसे अगर मैं s डॉट इरेज करूं 10 को, तो इरेज में क्या होगा, डिलीट में क्या होगा, क्या एक ही 10 होगा या दोनों 10 हो जाएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर, हाँ जी। तो चलो अब बढ़ते वीडियो पर वापस। अब नेक्स्ट है हमारा अनऑर्डर्ड सेट। क्या है अनऑर्डर्ड सेट, वहां पे क्या था, और उसका नाम था सेट, इसका नाम है अनऑर्डर्ड सेट। इनके बीच में एक ही डिफरेंस है, क्या है कि जो मेरा सेट होता है वो जो डेटा होता है उसको एक प्रॉपर ऑर्डरिंग में स्टोर करके रखता है। जो मेरा सेट होता है ये इसको, जो मेरा ये सेट है ना, हाँ, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करके रखेगा, मतलब एक सॉर्टेड फॉर्म में। अनऑर्डर्ड सेट बोलता है कि भैया नहीं, मैं जरूरी नहीं है कि मैं इसको सॉर्टेड फॉर्म में स्टोर करा के रखूं, मेरी मर्जी, मैं इसको कैसे भी स्टोर करवा के रखूं। बस इसकी भी वही प्रॉपर्टी है कि इट स्टोर एलिमेंट, इट स्टोर यूनिक एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। ये सिर्फ यूनिक एलिमेंट को स्टोर करके रखेगा। सेकंड, इट स्टोर डेटा इन अनऑर्डर्ड वे, कोई प्रॉपर वे नहीं है इसको स्टोर कराने का। क्लियर, हाँ जी। मान लो मैं इसके अंदर डाल रहा हूं, ये मेरा अनऑर्डर्ड सेट मैंने बनाया है, ठीक, मैंने इसके अंदर 2 डाला है, 5 डाला है, फिर 3 डाला, फिर 7 डाला, फिर मान लो फिर से 5, तो 5 में जाएगा क्योंकि यूनिक एलिमेंट ही आ जाएगा।
फिर 4 डाला। क्लियर? हाँ जी। अब मान लो मुझे एक एक करके सारे एलिमेंट को एक्सेस करना है, ठीक है? तो मैंने कहा ना ये पर्टिकुलर ऑर्डर में उसको एक्सेस नहीं करेगा, कैसे भी ऑर्डर में कर सकता है। क्लियर? हाँ जी। तो मतलब पहले 4 निकल गया मान लो, फिर 3 निकल गया, फिर 5 निकल गया, फिर 2 निकल गया, फिर 7 निकल गया। तो किसी भी ऑर्डर में वो बाहर निकल सकते हैं। क्लियर ये चीज? हाँ जी। तो भैया अनऑर्डर सेट पढ़ के फायदा क्या? फिर जाहिर सी बात है, हाँ जी, वहां पे पर्टिकुलर ऑर्डर तो मिल रहा था, यहां पे तो ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है। मैंने कहा इसको पढ़ने का फायदा है, क्योंकि इसके पास जो पावर्स हैं वो मेरे नॉर्मल सेट के पास नहीं है। कौन सी पावर? ये कह रहा है अगर आपको सर्च करना है, आपको इंसर्ट करना है, और अगर आपको डिलीट करना है, ये कह रहा है मैं ये सारे ही काम ऑन एन एवरेज ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में कंप्लीट करके दे दूंगा। क्या कह रहा है कि ऑन एन एवरेज मैं ये तीनों ही काम, आपको सर्च करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, तो मैं इसको सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में कंप्लीट कर सकता हूं। तो देख लो कितनी पावर बढ़ गई। वहां पे लॉग इन लग रहा था, यहां पे ऑर्डर ऑफ 1 आ गया। बस दिक्कत यह है कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर नहीं होंगे। क्लियर है? हाँ जी। मान लो आपके पास सेम एग्जांपल पिछले वाला कि इंस्टाग्राम है, हाँ जी, वहां पे क्या होगा, 1 लाख आईडी होंगी इंस्टाग्राम आईडी, हाँ जी, जो ऑलरेडी आज तक बनी हुई है। हाँ जी। एक नया यूजर आता है, वो कह रहा है कि भैया मुझे ये वाली इंस्टाग्राम आईडी को क्रिएट करना है। तो वहां पे हम क्या फॉलो करें, ऑर्डर सेट यूज करें या अनऑर्डर सेट यूज करें? बताइए, आप बताइए, क्योंकि पहले मुझे सर्च करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर इंस्टाग्राम आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करती, और अगर मैं अनऑर्डर सेट का इस्तेमाल करता हूं तो मुझे ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में आंसर मिल जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि भैया ये आईडी एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं इसको क्रिएट कर सकता हूं, इंसर्ट करवा सकता हूं। तो भैया मैं इंसर्ट करवा दिया, उसमें भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा। किसी इंस्टाग्राम यूजर को अगर अपनी आईडी को डिलीट मानना हो, ठीक, वो भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में हो जाएगा। किसकी हेल्प से? अनऑर्डर सेट की हेल्प से। तो भैया अनऑर्डर सेट काफी पावरफुल है, जो मैंने आपको बताया। आपने उसकी इंप्लीमेंटेशन देख ली, सॉरी इंप्लीमेंटेशन अभी नहीं देगा, इंप्लीमेंटेशन की बात कुछ देर में करूंगा। पर ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही पावरफुल है। बस दिक्कत है कि ये एक सॉर्टेड फॉर्म में नहीं होगा। अब ये मत सोचना भैया जिस ऑर्डर में एलिमेंट को डालूंगा क्या उसी ऑर्डर में एलिमेंट बाहर निकलेंगे, नहीं, वो किसी भी फॉर्म में निकल सकते हैं। आपने 2 4 5 डाला तो 4 2 5 करके भी बाहर निकल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्डरिंग वो फॉलो नहीं करता। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि भैया उसने अनऑर्डर सेट को इंप्लीमेंट कैसे किया होगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, कौन सी एल्गोरिथम ये यूज कर रहा होगा कि ये सारे काम कर दे रहा है इतनी आसानी से। हाँ जी। तो देखो जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो है हैशिंग। जी हाँ, हैशिंग के द्वारा उसने इन सब चीज को इंप्लीमेंट करके दिया है। और ये हैशिंग मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा। क्लियर? हाँ जी। ये हम आने वाले जब क्लास होगी हैशिंग के ऊपर वहां पे डिस्कस करेंगे। ये 2-3 क्लास पे चलेगा ये हैशिंग, ठीक है, काफी पावरफुल है। पर आप ये समझ लो कि जो अनऑर्डर्ड सेट है, ठीक, जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो हैशिंग के द्वारा की गई है। यहां तक क्लियर है? हाँ जी। और उसी की हेल्प से वो हर चीज को ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में कंप्लीट कर दे रहा है। जब मैं आपको हैशिंग पढ़ाऊंगा ना, वो नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, आपका दिमाग खुल जाएगा हैशिंग से कि भैया हैशिंग कहां यूज होता है। सिर्फ यही यूज नहीं होता भैया, आप जब आप हैकिंग वगैरह भी करते हो ना, वहां पे हैशिंग का यूज होता है। सोचो, ब्लॉकचेन सुना है? हाँ जी, वहां पे हैशिंग का यूज होता है। बहुत ज्यादा यूज केस है उसका, मैं वो भी बताऊंगा आपको। पर अभी के लिए आप ये सिर्फ ये समझ लो कि यहां पे हैशिंग का यूज होता है कि हैशिंग कोई एक फंक्शन है, ठीक है, कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन आप उसको मान सकते हो, जिसकी हेल्प से वो इन सब चीजों को अचीव कर देता है, ये सारी प्रॉपर्टी। अब आपके अंदर ना एक्साइटमेंट जाग रही होगी, जाग रही है कि भैया हैशिंग क्या होता है, क्या होता है। थोड़ा देर इंतजार कर लो, तब बता दूंगा। क्लियर? हाँ जी। पर अभी के लिए आप मान लो कि यहाँ पे हम इसको जो भी हमने इंप्लीमेंट किया है अनऑर्डर्ड सेट को, ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया है? हैशिंग के द्वारा। और आने वाले लेक्चर में वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। ये क्लियर? हाँ जी। तो मैं सीधा इंप्लीमेंटेशन में जाता हूं, कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इसको वहां पे सीधा जाके इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम आ जाते हैं अनऑर्डर्ड सेट के पास। ठीक, हाँ जी, ये रहा मेरा अनऑर्डर्ड सेट। यहां पे मैंने देखो आपको दिखाने के लिए हैश इंक्लूड अनऑर्डर्ड सेट लिखा है। ठीक है, आप यहां पे हैश इंक्लूड बिट्स एसटीडी वाला भी ले सकते हैं, बस आपको दिखाने के लिए आप ऐसे करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, इट कंटेन ओनली यूनिक एलिमेंट्स, सारी यूनिक एलिमेंट ये रखेगा। सर्च, इंसर्ट, रिमूवल हैव एवरेज कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, सबकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑन एन एवरेज कितना होगी? कांस्टेंट होगी। ठीक, हाँ जी। एंड इट यूजेस हैशिंग टेक्निक टू अचीव इट, ये हैशिंग की मदद से इस सब चीज को अचीव करता है।
तो देखो मैंने 10 को इंसर्ट करा दिया, 20 को करा दिया, 30 को करा दिया, 15 को, 11 को और 10 को। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। तो देखो मैं देख पा रहा हूं कि इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट तो कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे 10 10 तो सेकंड 10 नहीं आया, लेकिन जब मैं प्रिंट कराने जा रहा हूं तो देखो किसी भी ऑर्डर में वो प्रिंट हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, ये 15 पहले 11 आ गया, फिर 15, फिर 30, फिर 20 और फिर 10। जरूरी नहीं कि जिस ऑर्डर में आपने डाले उसी ऑर्डर में प्रिंट हो। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हाँ, इसका सिंटैक्स ये रहा, अनऑर्डर्ड अंडरस्कोर सेट। इस तरीके से मुझे इसको लिखना है और ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखा दी कि क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। और ये हैशिंग की हेल्प से हम इसको अचीव करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसमें भी सारी वही प्रीवियस वाली प्रॉपर्टी आपकी यूज होने वाली है जो मैंने प्रीवियस वाले में यूज करी थी। ठीक, जो हमने सेट में यूज करी थी ना, वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस यही है कि भैया यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास जो ये सर्च, इंसर्ट और रिमूवल वाली है, ये आपके कॉन्स्टेंट टाइम में हो जाएगा और ये हैशिंग को यूज कर रहा है। क्लियर? हाँ जी। अब अनऑर्डर्ड सेट के अंदर भी एक और आता है। क्या आता है कि भैया आप चाहते हो कि आपके जो डुप्लीकेट्स एलिमेंट हो, कौन हो? ये डुप्लीकेट्स एलिमेंट, ये भी प्रेजेंट हो। तो उसमें क्या करोगे? सिंपली आपको लिख देना है इसको अनऑर्डर्ड मल्टी सेट। क्लियर? हाँ जी, कि अब आप मल्टीपल एलिमेंट्स को भी डाल सकते हैं सेट के अंदर जो कि अनऑर्डर्ड फॉर्म में होंगे। तो चलिए इसको रन करा तो देखो 11, 10, 10, 20, 30, 15, तो अब 10 इसके अंदर प्रेजेंट आ रहा है मल्टीपल टाइम्स। क्लियर है? हाँ जी। तो सेट के लिए हमने 4 चीजें देख ली हैं, वही सेम प्रॉपर्टी आपकी होंगी। क्या है? एक पहले सेट आता है, फिर मल्टी सेट, फिर मेरा अनऑर्डर्ड सेट और लास्ट में आता है मेरा अनऑर्डर्ड मल्टी सेट। ये 4 चीजें मेरी हो गई। सेट के पास क्या है? यूनिक एलिमेंट। किसके पास? अगर मैं सेट की बात करूं, यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट होंगे और किस ऑर्डर में होंगे? सॉर्टेड। ये मेरा हो गया सेट का। मल्टी सेट अगर मुझसे बात करेगा तो क्या बोलूंगा कि भैया इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होंगे? सॉर्टेड फॉर्म में होंगे। ठीक है? हाँ जी। तो इसमें यूनिक एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी नहीं है मल्टी सेट वाले में। क्लियर? हाँ जी। अब अगर मैं अनऑर्डर्ड सेट की बात करूं, उसके पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, अनऑर्डर्ड सेट। वो कहता है भैया मेरे पास जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ यूनिक होंगे। क्लियर? हाँ जी। वो सॉर्टेड फॉर्म में होंगे वो जरूरी नहीं है। और जो मेरा लास्ट बचता है अनऑर्डर्ड मल्टी सेट, उसके पास क्या है? ना तो उसके पास यूनिक एलिमेंट प्रेजेंट है, ना वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो वो किसी प्रॉपर्टी हो जाएंगी? अनऑर्डर्ड मल्टी सेट की, जहां पे आपको जिस चीज की जरूरत है आप उस वाले सेट को यूज कर सकते हो। आपको सेट यूज करना है, मल्टी सेट यूज करना है, अनऑर्डर करना है या फिर अनऑर्डर्ड मल्टी सेट यूज करना है। अक्सर आप देखोगे आप सेट और अनऑर्डर्ड सेट को बहुत ज्यादा यूज कर रहे होंगे। क्लियर? हाँ जी। तो उनकी सबकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख दिया कि किसकी क्या खासियत है। तो चलो अब हम अनऑर्डर्ड सेट के बारे में भी सीख चुके हैं, ये क्या होता है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब नेक्स्ट है हमारा मैप। मैप क्या होता है भैया, पहले उसको बताओ। तो देखो मैप होता है मेरा सिर्फ, ये भी एक कंटेनर है जो डेटा को स्टोर करके रखेगा, पर इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये डेटा को की वैल्यू पेयर में स्टोर करके रखता है, जहां पे मेरी जो की होगी वो हमेशा यूनिक होगी, जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट हो सकती है, ये हमेशा यूनिक होगा। मतलब भैया ये समझ नहीं आया, चलो अभी समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपके पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट डाल रखे, इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी। आपको यहां पे प्रिंट करवाना है कि भैया 3 कितनी बार आया है, 10 कितनी बार आया है और 20 कितनी बार आया है। क्लियर? हाँ जी। तो आपको कितना टाइम लगेगा इसका आंसर निकालने में, बताइए कितना टाइम लगेगा। मान लो चलो मुझे यहां पे बताना है, मैं आपको कोई भी नंबर दे सकता हूं और पूछ लूंगा कि भैया 10 यहां पे कितना टाइम आया है, तो आपको कितना टाइम लगेगा आंसर देने में? n टाइम लगेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया 10 कितने टाइम आया, 1, 2 और 3, फिर जाके आप आंसर दे पाए कि भैया 10 3 टाइम्स आया। हो सकता नहीं हो सकता? हाँ जी। मैंने कहा ये जो मेरा मैप होता है ना, ये यही काम लॉग एन टाइम में कंप्लीट कर देगा। कितने टाइम में? लॉग एन टाइम में। वो आपको बता देगा कि भैया 10 आया है मेरा 3 टाइम। अब ये जो मेरा मैप होता है ये कैसे दिखता है उसको मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपको बोलूं ये क्या है, मेरा यहां पे इंडेक्स है, हाँ जी, और ये क्या है
उसकी वैल्यूज, जो वहां पे वैल्यूज प्रेजेंट है। यही तो है, हाँ जी भैया, यही तो है, हाँ जी। यहां पे भी सेम काम होता है। यहां पे जो ये इंडेक्स है, ये 0 1 2 नहीं होंगे, ये होंगी मेरी की, और ये जो अंदर है वो होगी मेरी वैल्यू, जिसको मुझे स्टोर करवाना है। क्लियर, हाँ जी। अब यहां पे मेरी की क्या होगी, वो मेरे क्वेश्चन के हिसाब पे डिपेंड करेगी। मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भैया 10 कितनी बार आया है। एसयू मुझे 5 के लिए भी पूछ सकता है, एसयू मुझे 3 के लिए भी पूछ सकता है ना, हाँ जी, और एसयू मुझे 20 के लिए भी पूछ सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि भैया यहां पे लिखूंगा मैं कि भैया मेरा 3 कितनी बार आया है, मेरा 10 कितनी बार आया है, और मेरा 20 कितनी बार आया है। क्लियर, हाँ जी। तो 3 कितनी बार आया है तो यहां पे वो स्टोर हो जाएगा। 10 कितनी बार आया है तो वो यहां पे स्टोर हो जाएगा। 20 कितनी बार आया है वो यहां पे स्टोर हो जाएगा। क्लियर, हाँ जी। अब अगर आपको कभी भी यहां पे पूछना पड़े कि भैया आपका 10 कितनी बार आया है, तो आप सीधा आंसर दे सकते हैं कि भैया वो आया है 3 बार, और इसको करने में उसे मात्र log n टाइम लगेगा। कितना टाइम, log n टाइम। आप सीधा ऐसा लिख सकते हैं कि सी आउट M10, तो आपका सीधा 3 प्रिंट हो जाएगा सीधा। जैसे मैं अगर यहां पे जब भी अगर इसको एरे मान लूं, और अगर मैं सी आउट एरे 0 करता हूं, तो आपका क्या प्रिंट होता है, 3 प्रिंट हो जाएगा। तो वैसे ही यहां पे क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा 3, जब भी मैं M10 करूंगा, अगर इसको मैं मैप का नाम देता हूं। क्लियर, हाँ जी। तो यहां पे मेरे को एक बेनिफिट मिला है। क्या बेनिफिट मिला है कि ये जो इंडेक्स हैं, जो यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 करके चल रहे थे, इनको मैं अपने हिसाब से कर सकता हूं मॉडिफाई। क्लियर, हाँ जी। मैं इसको 3, इसको 10, इसको 20 बना सकता हूं, जैसे ही मुझे चाहिए वैसी। ये मुझे एरे वाली प्रॉपर्टी लाके दे देता है, और वहां पे मैं जरूरी नहीं है कि मुझे इंडेक्स को ऐसे ही लिखना है, इंडेक्स को मैं मॉडिफाई करके लिख सकता हूं, और उसी को मैं कह रहा हूं की। इसलिए मैंने कहा ये होना चाहिए यूनिक। क्या होना चाहिए, यूनिक। जैसे ये इंडेक्स यूनिक होते ना यहां पे, तो ये भी यूनिक होने चाहिए। क्लियर ये चीज, हाँ जी भैया। तो ये मुझे प्रॉपर्टी दे देता है कि भैया जो एरे के पास जो प्रॉपर्टीज है, वही प्रॉपर्टी इसके पास आ जाती है। अगला चीज है कि ये डेटा को सॉर्टेड फॉर्म में रखता है, और सॉर्ट करता है इसको की के बेसिस पे। की, क्लियर, हाँ जी। मैं देख पा रहा हूं पहले 3 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है। क्लियर, वैल्यू के बेसिस पे नहीं, की के बेसिस पे। क्लियर, तो पहले 3 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा। ये क्लियर है, हाँ जी। जो मेरा सर्च, इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन होगा, इसको उसको करने में मात्र log n टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है, ठीक है, अगर आपको 10 वाला सर्च करना है, तो आप सीधा इसके ऊपर लगा सकते हो बाइनरी सर्च। लगा सकते नहीं लगा सकते, मैं आपको विजुअली बता रहा हूं। लगा सकते हो कि पहले मिडिल पे जाऊंगा, देखूंगा 10 इधर को मिलेगा तो इधर को चला जाऊंगा। कर सकता हूं, हाँ जी। मैं सिर्फ इसके बेसिस पे कर रहा हूं सर्च, इसके, ये जो की यहां पे रखी गई है, ठीक। ये और भी बड़ा हो सकता है। मान लो यहां पे 30, यहां पे 48, मान लो मुझे 48 को सर्च करना है, तो पहले मैं यहां पे आया, मुझे पता 48 इधर को मिलेगा, फिर मैं यहां पे गया इन दोनों के मिडिल के, इसने कहा राइट को मिलेगा, फिर मैं यहां पे आया, तो यहां पे मुझे 48 मिल गया। तो यहां पे मैं क्या लगा रहा हूं, एक तरीके से बाइनरी सर्च ही लगा रहा हूं। हाँ जी भैया, बाइनरी सर्च ही लगा रहा हूं। अब आप बोलोगे भैया यहां पे इंसर्ट में दिक्कत नहीं आएगी? इंसर्ट में बिल्कुल आएगी आपको, इंसर्ट में दिक्कत, है ना, क्योंकि आपको फिर इनको एक एक प्लेस पीछे खिसकाना पड़ेगा। मान लो कोई नया इंट्रोड्यूस होता 37, तो 37 यहां पर आएगा, तो 48 को पीछे खिसकना पड़ेगा। तो मतलब उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो एरे से तो नहीं हुई होगी, क्योंकि भैया एरे में मैं इंडेक्स को ऐसे मॉडिफाई तो नहीं कर सकता। तो इसकी जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होगी वो कुछ और होगी, लेकिन ये मुझे एरे जैसी प्रॉपर्टी दे पा रहा है। दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है? हाँ जी भैया, प्रॉपर्टी तो दे रहा है एरे वाली, लेकिन ये एरे से इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो किससे हुआ होगा फिर? आप सर्च, इंसर्ट, डिलीट किसमें लॉग एन टाइम में कर लेते हो? अच्छा, यहां पे एवियल ट्री यूज हो रहा है भैया। हाँ जी, क्या यूज हो रहा है? एवियल ट्री। तो भैया एवियल ट्री कैसे यूज हुआ होगा वो देख लेते हैं। तो देखो यहां पे अगर मैं सिर्फ इन 3 वैल्यू को लिखूं, तो भाई मान लो 10 यहां पे आया है, 3 और 20, ठीक। हाँ जी, इसके बेसिस पे सर्च होगा, की के बेसिस पे, और उसका डेटा भी मैंने स्टोर करके रखा हुआ है कि 10 मेरा 3 बार आया है, 3 मेरा 2 बार आया है, और 20 मेरा 2 टाइम आया है। मान लो मुझे 20 के लिए निकालना है कि 20 कितनी बार आया है, ठीक है। तो यहां पे आएगा तो राइट पे जाएगा, 20 को देगा, उसने सीधा आंसर दे दिया कि भैया ये आया आपका 2 टाइम, सीधा प्रिंट करवा दिया। इंसर्ट भी कराना है तो इंसर्ट भी आप इसके अंदर इजीली करा सकते हो, डिलीट कराना है डिलीट भी आप करा सकते हो। सारे के सारे ऑपरेशन लॉग एन टाइम में कंप्लीट
हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे अच्छे से क्लियर है कि भैया इससे ये चीजें हासिल कैसे हो रही हैं। ये क्लियर है की वैल्यू। इसने बस मुझे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे दी कि भैया ये जो इंडेक्सिंग है इनको मैं अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता हूं। वो दिखेगा मुझे एरे के जैसा, लेकिन उसकी जो इंटरनल इंप्लीमेंटेशन होगी वो किसके द्वारा की गई है? वो एवियल ट्री, या फिर आप इसको बोल सकते हैं रेड ब्लैक ट्री। क्लियर ये ऑपरेशन? क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। तो मैंने देखा ना आपको, आप इसको इस तरीके से बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि भैया ये रियल वर्ल्ड में यूज कहां का होगा? रियल वर्ल्ड में मैप, मैंने कहा बहुत ज्यादा यूज होता है। आप इंस्टाग्राम चलाते हो? हाँ जी भैया, इंस्टाग्राम जब आप लॉग इन करने जाते हो तो आपको क्या क्या पूछता हो? आपकी इंस्टाग्राम आईडी और आपका पासवर्ड। क्लियर? हाँ जी। जाहिर सी बात है, अगर 1 लाख इंस्टाग्राम यूजर है ना, तो उनका डेटा कहीं स्टोर होगा, उनकी इंस्टाग्राम आईडी और उसका पासवर्ड। ऐसी तो स्टोर होगा कि यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी और पासवर्ड कहीं स्टोर होगा। मान लो यहाँ पे एबीसी, उसका पासवर्ड ए है, बीसीडी उसका पासवर्ड बी है, सीडीई उसका पासवर्ड एफ है, एपीके उसका पासवर्ड जी है। इस तरीके से स्टोर होंगे बहुत सारे। क्लियर? हाँ जी। आपने इंस्टाग्राम आईडी डाली यहाँ पे और उसका पासवर्ड डाला, तो सबसे पहला काम क्या होगा उसका? ये चेक करना इंस्टाग्राम आईडी एग्जिस्ट करती नहीं करती। तो यहां ढूंढेगा पहले इंस्टाग्राम आईडी को। मान लो आपने क्या डाला था? सीडीई। क्लियर? तो आप सीडीई पे पहुंच गए। क्लियर? आपको पता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पासवर्ड एफ है। जो आपने पासवर्ड दिया है इन दोनों को मैच करवाएगा। हाँ जी। अगर मैच हो गया तो आपको लॉगिन करने देगा, नहीं हुआ तो लॉगिन नहीं करने देगा। तो यहां पे आप जो ये सर्चिंग कर रहे हो, ठीक है, ये मैच करवाने की जो प्रोसेस है वो कैसे इंप्लीमेंट हुई होगी? कैसे? ऐसा तो नहीं होगा कि आपने यहां से दिया सीडी तो एक एक करके वो सीडी के अंदर चेक कर रहा है एक एक करके। यहां पे उसने कुछ एल्गोरिथम वगैरह यूज करी होंगी। हाँ जी। तो यहां पे वो डायरेक्ट यूज कर सकता है क्या कि एम सी डी ई, मान लो अगर इसका नाम मैं एम दे देता हूं, अगर ये इक्वल टू इसके बराबर है पासवर्ड के, तो भैया मैं आपको लॉगिन करने दूंगा, वरना नहीं करने दूंगा। एमसीडीई का मतलब क्या है? एमसीडीई, एमसीडी का मतलब हो जाएगा एफ। क्या ये एफ इस पासवर्ड के बराबर है जो आपने यहां पे दिया है? मान लो वहां से भी आपने एफ दिया है, अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो लॉगिन, वरना नहीं। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो मैंने कहा था नहीं आपको एरे जैसे प्रॉपर्टी देता है, जैसे मैं M10 कर रहा था तो 3 प्रिंट हो जा रहा था M10 करके। क्लियर? हाँ जी। कि भैया ये की है और उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। उसके वैल्यू, अंदर की वैल्यू को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं? ऐसे करके एक्सेस कर सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो वही मैं यहां पे कर रहा हूं कि उसने मुझे जो भी दिया, आईडी को मैंने इसके अंदर डाला और उसको सीधे पासवर्ड के अंदर मैच करवाने लग गया कि क्या ये दोनों बराबर हैं। एमसीडी की जगह में आ जाएगा एफ। क्या एफ इक्वल टू एफ है? अगर आपने वहां से वही पासवर्ड दिया है तो वरना लॉगिन, वरना नहीं होने देगा। क्लियर? अब मुझे पता है इसकी एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन क्या है। या तो एवियल ट्री हो जाएगा या फिर मेरा क्या हो जाएगा? रेड ब्लैक ट्री। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हाँ जी। अब अगर की यूनिक है तो आपको डुप्लीकेट एलिमेंट अंदर नहीं डालने देगा। ठीक? ऐसा नहीं होगा कभी भी कि एक 10-3 इधर है और एक 10-3 उसने आपने और डाल दिया। ये बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। एक ही होगा, की हमेशा यूनिक होगी। की हमेशा यूनिक होगी। जैसे यहां पे इंडेक्स है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता 2 वाला इंडेक्स एक और आ जाए। हाँ जी। तो यहां पे भी नहीं होता। तो आपको दिखेगा एरे जैसे, लेकिन एक्चुअल जो इंप्लीमेंटेशन है वो काफी डिफरेंट होगी। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। और अगर आप इन वैल्यूज को अगर प्रिंट करवाने जाओगे जब कभी भी, ठीक है, तो पहले ये 3, पहले आप इसी को एक्सेस करोगे, फिर आप इसको, फिर इसको, फिर इसको। क्लियर? हाँ जी। कि एक एक करके मैं मैप के ऊपर इटरेट कर रहा हूं। मैप के अगर ऊपर अगर आपको इटरेट करना है तो पहले आप इस पे, फिर इस पे, इस पे, इस पे, ऐसे करके जाओगे। क्लियर? हाँ जी। मतलब एक सॉर्टेड वे में ही आप इसके अंदर इटरेट कर पाओगे। और ये सॉर्टिंग किसके बेसिस पे हुई है? की के बेसिस में। और की क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। बस ये इसने आपको कहने के लिए कहा है। आई होप आपको एक पॉइंट क्लियर होगा। तो क्या यहां पे हम सीधा इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे जा सकते हैं? हाँ जी भैया, जा सकते हैं। तो चलो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, वहां पे इसका पूरा सिंटैक्स वगैरह अच्छे से चमकाते हैं। अब हम सीखते हैं मैप के बारे में। मैप क्या होता है? इट स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर। इट यूजेस रेड ब्लैक ट्री और एवियल ट्री फॉर इंप्लीमेंटेशन। ठीक? इंसर्शन, डिलीशन एंड सर्च, सबकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी लॉग एंड टाइम। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम मैप को क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखो यहां पे लिखना है मैप। ठीक? हाँ जी। यहां पे आएगा की वैल्यू।
की किस टाइप की है, मान लो आप की चाह रहे हो इंटीजर टाइप की और वैल्यू भी चाह रहे हो इंटीजर टाइप की, तो ये बन गया आपका मैप। क्लियर? हाँ जी। अब अगर आपको इसके अंदर इंसर्ट कराना है, कैसे करा सकता हूं, एम डॉट इंसर्ट। क्लियर? हाँ जी। मैंने कहा ना की वैल्यू पेयर में होते हैं, की और ये वैल्यू एक पेयर में होते हैं, तो यहां पे क्या यूज होगा, मेक पेयर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 20, 30 इस तरीके से। चलिए फिर से 5 वैल्यू मैंने इसके अंदर इंसर्ट करवा दी। ये इधर थोड़ा बढ़िया दिखेगा, ये भी इधर, इसको लिख देता हूं 30, इसको लिख देता हूं 40, इसको 20 रहने देता हूं और इसको 50 रहने देता हूं। चलो इसको 310, 230, 230 और यहां पे 30 रहने दो। चलो तो मैंने क्या करा, मैंने मैप के अंदर इस तरीके से मैं वैल्यू को इंसर्ट करवा सकता हूं। क्लियर? हाँ जी। मुझे पता है, मैंने कहा था ना कि हमें हमेशा मेरी क्या होगी, यूनिक होगी। की क्या होगी, हमेशा यूनिक होगी। तो ये जो आप जो ये इंसर्ट कराने की कोशिश कर रहे हो, ये इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये वाली की ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है। कौन सी वाली, 20 वाली क्या है, मेरी की है, ये वाली प्रेजेंट है, तो ये वाला कभी भी इसके अंदर नहीं घुस पाएगा। तो एक बार इसको प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं कि फॉर ऑटो इटरेटर इक्वल टू वही सेम एम डॉट बिगिन इटरेटर नॉट इक्वल टू एम डॉट एंड इटरेटर प्लस प्लस। वैल्यू को प्रिंट कराना है तो चलो सी आउट, यहां पे भी सेम कि सबसे पहले मैं लिखूंगा जिस भी इटरेटर में प्रेजेंट हूं, हाँ जी, डॉट फर्स्ट करके मैं इस फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं और डॉट सेकंड करके मैं सेकंड वाली वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं। तो मुझे पता है मैं डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, IT फर्स्ट IT सेकंड। रन करते हैं और हमारी वैल्यू प्रिंट हो गई। तो 20 मेरी की है, वैल्यू मेरी 30 है, फिर 30, 310, 40, 230, 50, 30। तो आप देख पा रहे होगे ये 20 to 30 वाला इसके अंदर प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि जो की है 20 वाली वो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट थी, तो उसने इसको घुसने नहीं दिया। क्लियर? हाँ जी। कि इट स्टोर डेटा इन की वैल्यू पेयर और की शुड बी यूनिक, दूसरे वाले को घुसने ही नहीं देगा। क्लियर है? हाँ जी। अब और भी तरीके हैं क्या इसके अंदर इंसर्ट कराने के, एक तरीका ये भी है कि M100 इक्वल टू 60। तो चलो तो देखो 20, 30, 30, 310, 40, 230, 50, 30 और 100, 60। आप देख पा रहे हो कि की के बेसिस में ये शॉर्ट है, ठीक है, वैल्यू के बेस में शॉर्ट नहीं है, किसके बेस में शॉर्ट है, की के बेसिस में। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। तो देखो ये जो आप इस तरीके से आप बनाते हो ना, इससे आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, या फिर क्रिएट की जगह में लिख सकता हूं इंसर्ट कर सकते हो, वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो वैल्यू को। और इसका ना एक पावरफुल टूल और है, इंसर्ट ही नहीं, ये वैल्यू को अपडेट भी कर देता है, अपडेट कर देता है। जो ये है ना, ये वाला, ये वैल्यू को अपडेट भी कर देता है। ये सबसे पहले क्या करता है, देखो ये वाला काम कैसे करता है। मान लो मैं अगर यहां पे लिख दूं ना M20 इक्वल टू 70, आप सोचो क्या आंसर आएगा इसका। चलो सोचो एक बार, अगर मैं इसको रन करूंगा ना तो आप देख पाओगे कि 20 की वैल्यू अपडेट होकर 70 बन चुकी है। तो ये पता कैसे काम करता है, ये वाला काम कैसे करता है, ये सबसे पहले दिखेगा कि क्या मेरा M100 वाला प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो ये इसको क्रिएट करेगा और उसके अंदर 60 को डाल देगा। क्लियर? हाँ जी। जैसे इसने यहां पे देखा क्या M20 वाला प्रेजेंट है या नहीं है, इसने देखा M20 वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो की 20 है वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो बोलेगा अगर प्रेजेंट है तो वो बोलेगा कि इसके अंदर आप 70 को अपडेट कर दो। तो इसका काम ना थोड़ा अलग है, ठीक, ये इंसर्ट तो करवाता ही है लेकिन वैल्यू को भी अपडेट कर देता है, इतना पावरफुल है। क्लियर ये चीज? हाँ जी। अगर मुझे वैल्यू को अपडेट करना हो, मैंने कहा था ना ये बिल्कुल एरे के जैसे हम एरे पे करते हैं ना काम, वैसे ही हम यहां पे भी करते हैं। देखो इसका नाम मैप क्यों पड़ा, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैप क्या होता है, जब मैं एरे लेता हूं तो 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, ये भी तो एक तरीके से मैप ही है कि भैया 0 इंडेक्स वाले पे 10 वैल्यू रखी है, 1 इंडेक्स वाले पे 20 वैल्यू रखी है, 2 इंडेक्स वाले पे 30 वैल्यू रखी है।
थर्ड इंडेक्स वाले पे 40 वैल्यू रखी है। अगर मैं सिंपल एरे की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी देखिए मैपिंग ही है, मैपिंग ही है कि 0 इंडेक्स पे 10 रखा है, 1 इंडेक्स पे 20 रखा है, 2 इंडेक्स पे 30 रखा है। तो मैप में भी सेम यही हाल है भाई, कि मान लो कि ये रखा है मैंने 10, 20 और 30। 10 का काउंट 2 है, 20 का काउंट 3 है, 30 का काउंट 2 है, तो वो भी सेम चीज़ ही करा रहा है कि 10 का काउंट 2 है, 20 का काउंट 3 है और 30 का काउंट 2 है। ये भी उसी को स्टोर करा रहा है। तो देखो, हम इसको जैसे हम एरे को यूज़ कर रहे हैं ना, वैसे ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो अलग है, जो अभी हम देख चुके हैं। क्लियर ये चीज़? हाँ जी भैया, ये चीज़ मुझे क्लियर है। यहां पे भी मैपिंग ही हो रही है ना कि 0 वाला इंडेक्स 10 वाले से मैप होगा। तो अगर मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है तो मैं क्या करता हूं, ARR 0, तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाती है। सेम यहां पे अगर इसका नाम M है तो M10 करके मैं इस वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूं, इस 2 को। M10 मतलब ये 2। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया। तो देखो, अगर मैं यहां पे प्रिंट कराने जाऊंगा कहीं पे, मान लो मैं यहां पे प्रिंट करा रहा हूं Cout M100 NL, और इससे पहले भी लिख देता हूं Cout NL, ताकि मुझे अच्छे से वैल्यू दिख पाए। तो देखो यहां पे वैल्यू प्रिंट हो गई क्या, 60। अब अगर मैं कोई ऐसी वैल्यू को प्रिंट कराने जाऊं, मान लो 100 की जगह मैं लिख दूं 200, तो खुद सोचो क्या प्रिंट होना चाहिए। तो देखो, इसने प्रिंट करके दिया है मुझे 0, क्योंकि उसने बोला कि वहां पे कोई वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है। अब यहां पे ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि M200 वाला की है, वहां पे जो वैल्यू है वो 0 है, या फिर इसका मतलब ये है। ये तो कंफ्यूजिंग है। हाँ जी, मैं क्या कह रहा हूं कि एक की है 200, उसके अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है वो 0, इसका मीनिंग वो भी हो सकता है। और M200 मतलब 0 मतलब ये भी हो सकता है कि भैया ये प्रेजेंट ही नहीं है, ये वाली की प्रेजेंट ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है मीनिंग। हाँ जी, तो उसको कैसे फिगर आउट करेंगे? तो मैंने कहा उसको फिगर आउट करना बहुत ही आसान काम है। देखो, आपको पहले देखना ना कि वो वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप सिंपल ये कर सकते हो कि इफ m डॉट काउंट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसका जो काउंट है 200 का अगर एग्जिस्ट करेगा तभी मैं इसको प्रिंट करूंगा। ये लीजिए, तो ये दिखेगा कि भैया देखो आपको कुछ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि m डॉट काउंट ऑफ 200 का मतलब क्या है कि 200 का काउंट देखो कि कितनी बार आया है, तो वो आया था 0 बार, इसलिए ये प्रिंट ही नहीं हुआ। क्लियर? हाँ जी। वहीं अगर मैं यहां पे डाल दूं 200 की जगह में 20, तो देखो ये प्रिंट हो चुका है कि M20 में जो वैल्यू रखी है वो कितनी है, वो है मेरी 70। इस तरीके से कि 20 में कौन सी वैल्यू रखी है, 70 रखी है, तो 70 प्रिंट हो गया। तो पहले मैं काउंट को भी देख सकता हूं कि m डॉट काउंट ये कितनी बार आया है। क्लियर? हाँ जी भैया। तो काउंट से आपको पता चल जाएगा कि 20 वाली जो की है वो कितनी बार आई है, ये आपको हेल्प करेगा। क्लियर? हाँ जी। अब यहां पर भी सेम वही ऑपरेशन है कि आप सर्च भी कर पा रहे हो, हाँ जी, आप इंसर्ट कर पा रहे हो, हाँ जी, और आप यहां पे डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट अगर किसी को करना है तो आप सिंपल यहां पे लिख सकते हो कि m डॉट इरेज, किसको इरेज कर दो, मान लो आपको 20 को करना है, ये लीजिए 20 आपका इरेज हो जाएगा। इसको कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कराते हैं, तो देखो 20 आपका इरेज हो चुका है। ओके, इसमें कुछ इसको कमेंट डाउन करते हैं, अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो देखो 30, 310, 40, 230, 50, 30, 100, 60, तो 20 वाला मेरा क्या हो चुका है, इरेज हो चुका है। तो इस तरीके से मैं किसको परफॉर्म कर सकता हूं, डिलीट ऑपरेशन को भी परफॉर्म कर सकता हूं। आई होप आपको मैप क्रिएट करना आ गया होगा कि मैप के ऊपर इटरेट कैसे करना है, एक एक करके। फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, ये की हो गई, ये मेरी वैल्यू हो गई, इनके ऊपर मैं इटरेट कैसे कर सकता हूं। अब जरूरी नहीं है आपको मैप को इंट टाइप का बनाना हो, बस आप इसको कैसे बना सकते हैं, इंट स्ट्रिंग बना सकते हो, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बना सकते हो। आप इसके अंदर क्या घुसा सकते हो, आप ऑब्जेक्ट घुसा सकते हो, पेयर घुसा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर? जैसे जैसे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम इसको और कॉम्प्लेक्स तरीके से समझेंगे, पर अभी के लिए आप इसको समझो कि आप ये इस तरीके से काम करता है। अब देखो ये तो मैंने पढ़ लिया मैप। क्लियर? हाँ जी। मैंने कहा यहां पे आता है कॉन्सेप्ट मल्टी मैप का। अब बताइए मल्टी मैप क्या होगा, मल्टी मैप क्या होगा बताइए। मल्टी मैप मतलब कि भैया मैं मल्टीपल वैल्यू को इजाजत दे रहा हूं कि भैया जो मेरी की होगी वो अब यूनिक ना भी हो तो चलेगा। क्लियर? हाँ जी भैया, कि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। जैसे मेरा देखा था ना, मैंने किस पे देखा था, मल्टी सेट पे। हाँ जी, कि वहां पे पहले कह रहा था कि यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, हाँ जी, पर लेकिन मल्टी सेट से क्या हुआ कि डुप्लीकेट भी अलाउड है। वही मेरा मल्टी मैप भी कहेगा कि भैया डुप्लीकेशन आपका अलाउड है। अब इसको देखो रन करते हैं,
तो देखो इसने मुझे एरर ला के दिया है, क्या लेके दिया है, ये कह रहा है कि भैया टाइप मल्टीपल डजंट प्रोवाइड अ सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। वो कह रहा है कि आपको मल्टी मैप में ये करना अलाउड नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं होगा सोचो, ये वाला करना अलाउड क्यों नहीं होगा? देखो ऐसा हो सकता है ना, आपके जो 100 वाले हैं मान लो 3-4 हैं, ठीक है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले पे या तो वैल्यू अपडेट होगी, ठीक है, या फिर इसको नया क्रिएट करना है? तो वहां पे क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर? कि उसे पता नहीं चलेगा कि भैया क्या उसको नया क्रिएट करना है या फिर किसी के अंदर को वैल्यू अपडेट करनी है, क्योंकि 100 की वाली 3-4 हो सकती है। हाँ जी भैया, तो अगर अपडेट करनी है तो कौन सी वाली की के अंदर करनी है, या फिर अगर नया क्रिएट करना है तो किस वाले के अंदर क्रिएट करना है, इसलिए उसने इसको अलाउ नहीं किया है। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब इसको रन करते हैं। तो देखो 30, 310, 40, 230, 50, 30, तो सबका सब मेरा इंप्लीमेंट हो गया। इसको हटा देते हैं एक बार, इरेज वाला नहीं चलाना था। तो 20, 30, 20, 230, 30, 310, 40, 230 और 50, 30। इस तरीके से मेरा कौन काम कर गया, मल्टी मैप भी काम कर गया। बस आपको ये ध्यान देना, ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है। क्लियर? ये क्यों नहीं है? देखो ऐसा हो सकता है ना, आपका उसने कहा ना मल्टीपल कीज अलाउड है। मल्टी मैप में क्या है, मल्टीपल कीज अलाउड है, अलाउड है। अब ऐसा हो सकता है कि भैया 100 के अंदर 2 हो तो एक और की 100 नाम की एग्जिस्ट कर सकती है, एक और की इसके नाम की एग्जिस्ट कर सकती है। अब मान लो मैं M100 करके 5 कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो क्या समझेगा, वो देखेगा कि भैया M100 एग्जिस्ट करता है, उसने देखा करता है, तो वो बोलेगा इसके अंदर 5 डाल दो। अब किसके अंदर 5 डालना है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए उसने उसकी एक्सेस नहीं दी है, इसलिए इसको हटाया है। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये चीज़ मुझे क्लियर है। चलो ये भी क्लियर हो गया। तो भैया मल्टी मैप का काम सिंपल है कि भैया डुप्लीकेशन अलाउड है, बस इसमें जो डेटा होगा वो सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा। ये भी मेरा रेड ब्लैक ट्री ही यूज करता है। अब हम आते हैं अपने अनऑर्डर मैप पे। किस पे? अनऑर्डर मैप पे। ये आई थिंक आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अनऑर्डर मैप क्या है वो देख लेते हैं। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, इसी प्रीवियस वाले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखो अनऑर्डर मैप क्या होगा, जैसे ही मेरा अनऑर्डर सेट होता है वैसे ही ये भी होता है। इसमें क्या हो जाएगा कि भैया जो ऑर्डरिंग है वो मैटर नहीं करेगी। क्लियर? हाँ जी, जो ये आपको मिल रहा है ना ऑर्डरिंग, ये एक सॉर्टेड फॉर्म में मिल रहा था। देखो यहाँ पे सॉर्टेड फॉर्म में मिल रहा है 20, 20, 30, 40, 50। अनऑर्डर्ड मैप में क्या होगा कि भैया इसका पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी कि इसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे यूनिक कीज आर प्रेजेंट बट ऑर्डर इज नॉट वैलिड। एक प्रॉपर ऑर्डरिंग नहीं होगी। ठीक है? हाँ जी, ये इसके साथ है। तो इसमें भी सेम कहानी मैं दोहरा देता हूं। तो इसको करते हैं, ये इसी को कॉपी और इसको यहां पेस्ट कर देते हैं, और यहां से नीचे से चलते हैं, इसको कॉपी और इसी को इसमें पेस्ट। इसको क्लियर किया तो देखो 50, 30, 40, 230, 20, 310, 20, 30, तो एक ही आएगा। ठीक है? हाँ जी, ये डुप्लीकेसी ये अलाउ नहीं करता। ओनली यूनिक कीज आर प्रेजेंट, डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। जैसा हमारा कौन था सेट था वैसे ही इसमें भी हो रखा है। जैसे हमारा अनऑर्डर सेट था ना, सेम काम यहां पे हो रखा है, पर इसने करेगा बट ऑर्डर इज नॉट वैलिड। ठीक है? एक प्रॉपर ऑर्डरिंग आपके पास नहीं होगी। नॉट नेसेसरी, इट शुड बी इन सॉर्टेड फॉर्म। नेसेसरी नहीं है कि सॉर्टेड फॉर्म में रहे। क्लियर? हाँ जी, तो यही इनके बीच का डिफरेंस है। क्लियर? हाँ जी। अब इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है वो इविल ट्री से हुई होगी क्या? नहीं, इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है ये हो रही है मेरे हैशिंग से। क्लियर? हाँ जी। और यहां पे जो हमारे इंसर्ट, सर्च और डिलीट ऑपरेशन है ये मेरे कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट हो जाते हैं। कांस्टेंट टाइम एग्जीक्यूशन। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, कि इंसर्ट करूं, सर्च करूं, डिलीट करूं, ये सब कुछ कांस्टेंट टाइम में हो जाते हैं, इसलिए इसको मैप से स्ट्रांग बना देता है। बस इसका ये दिक्कत है कि इसको सॉर्टेड फॉर्म में नहीं रखेगा।
आई होप आपको क्लियर होगा। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया क्या ये वाला ऑपरेशन यहां पे अलाउड होगा कि M20 इक्वल टू 70 वाला, क्या ये अलाउड होगा यहां पे? ये बिल्कुल अलाउड होगा, देखो बिल्कुल अलाउड है, ठीक। हाँ जी, क्योंकि यहां पे क्या है, यूनिक कीज है। तो उस यूनिक की में आपको पता है कि भैया मुझे अगर ये नहीं है प्रेजेंट तो क्रिएट कर दूंगा, अगर प्रेजेंट है तो अपडेट कर दूंगा। सिंपल सा लॉजिक है उसका। आई होप आपको ये क्लियर होगा। हाँ जी, तो ये हमने सीख लिया अनऑर्डर्ड मैप। अब लास्ट आता अपना कौन सा, कि अनऑर्डर्ड कौन सी फॉर्म बची है, मल्टी मैप। अब ये आता है, ये आपके लिए होमवर्क। ये बहुत ही आसान काम है। इसमें क्या आ जाएगा कि भैया मेरे पास मैप है, हाँ जी भैया, लेकिन कैसा मैप है, मल्टी मैप है, हाँ जी, और उसमें ऑर्डरिंग मैटर नहीं करेगी, अनऑर्डर फॉर्म में होगा, ठीक। हाँ जी भैया, तो वहां पे जो ये डुप्लीकेट कीज होंगी, ठीक है, ये बिल्कुल अलाउड होंगी, हाँ जी भैया, और उसकी ऑर्डरिंग में मैटर नहीं करेगी, जरूरी नहीं है वो सॉर्टेड फॉर्म में होगी। मैप में ऑर्डरिंग मैटर करती है, हाँ जी, वो सॉर्टेड फॉर्म में ही होगा, अनऑर्डर मैप में नहीं करती। मल्टी मैप का मतलब है कि भैया कीज अलाउड है, मल्टी मैप का मतलब है कीज अलाउड है। तो इस तरीके से आप इसका मीनिंग को खुद से डिकोड करवा सकते हो, जैसे हमने सेट में करवाया था। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि भैया इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हुई है। तो हैशिंग वाला हम आगे देखेंगे कि तभी उसने इन चीजों को अचीव किया है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। काफी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके लिए नए होंगे, थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हो सकते हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स लगे होंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं जैसे जैसे हम आगे के लेक्चर में जाएंगे हमें इनकी क्लैरिटी और ज्यादा होती जाएगी। आप बहुत ज्यादा यूज करोगे अपने अनऑर्डर्ड मैप और मैप को, ये बहुत ज्यादा आपका यूज होगा, आपके सेट यूज होंगे, अनऑर्डर्ड सेट आपके यूज होंगे। अब ये होगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे कुछ जब हम 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको खुद ही क्लिक होने लग जाएगा कब किसको यूज करना है। पर अभी हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैप क्या होता है, सेट क्या होता है, पेयर क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, इनका मुझे आइडिया लग चुका है। अब आने वाले लेक्चर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनकी जो क्लैरिटी है वो और ज्यादा हमें होगी। ऐसा नहीं होगा आपने पहली बार पढ़ा और सब कुछ चमक गया। देखो जब मैंने सबसे पहली बार पढ़ा था ना तो मैंने इसको सिर्फ रटने के फॉर्म में पढ़ा था कि भैया ये मैप होता है, ये कोई इंप्लीमेंटेशन वगैरह किसी ने कुछ नहीं सिखाई, सीधे दिखाई ये मैप, ये वैल्यू, ये खत्म, ये की वैल्यू के पेयर में होते हैं। लेकिन जब वो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन समझ आ जाती ना तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, बहुत ही आसान। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया। तो भाई ये सोच लो थोड़ा टाइम लगेगा ब्रशअप होने में कॉन्सेप्ट को, और ऐसे ही हम इंप्रूव होते हैं। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।